देखिए, आपका पुलिस अधिनियम चल रहा था। आपका पुलिस अधिनियम 1861, उसमें आपका ग्राम चौकीदार के बारे में बताया जा रहा था। और एक क्वेश्चन आपका ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार के बारे में बनता है। उसमें फिर एक बार भूमिका देखिए, तब आपका और बताया जाए। ग्राम चौकीदार जो होते हैं वह गांव के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उनका मुख्य कार्य ये है कि वह गांव का सेवक होता है। उसका मुख्य कार्य ये है कि वह गांव का चौकी पहरा देता है। इसके बाद उसका कार्य है कि अगर गांव में कोई व्यक्ति जन्म लेता है या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या कोई अपराध होने वाला है या अपराध हुआ है या पुलिस जब अपराधियों को पकड़ने गई है, तो यही ग्राम चौकीदार उनका रास्ता भी दिखाता है। और कुछ अपराधों की सूचना ग्राम चौकीदार बाध्य है कि वह कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को दे। यहाँ दो तीन जगह से पहले कोरिलेट करके पढ़ना है। पहला आपका ये पढ़ना रहता है कि ग्राम चौकीदार का कर्तव्य यानी कि ड्यूटी सीआरपीसी में कहाँ दी गई है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है सीआरपीसी में भी। तो सीआरपीसी की धारा 40 यानी कि सीआरपीसी की धारा 40 में ग्राम चौकीदार का कर्तव्य दिया गया है कि वह कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को दे। अगला पॉइंट ये आया कि चूंकि ग्राम चौकीदार पुलिस को अपराध की सूचना देने के लिए बाध्य है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन ये बनता है, यदि ग्राम चौकीदार अब जानते हुए भी आपका पुलिस को सूचना नहीं देता, तो वह आईपीसी की धारा 176 के तहत एक और धारा आईपीसी जोड़ना है, 176 के तहत दंड का भागी होगा। और अगर ग्राम चौकीदार जानबूझकर फर्जी सूचना देता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस को देता है, यानी कि आपका अपराधी पूरब जा रहे हैं और पुलिस को बता रहा है कि अपराधी पश्चिम की ओर भाग रहे हैं, तो ये सूचना फॉल्स है। और चूंकि वह सही सूचना देने के लिए कानूनन क्या है, बाउंड, तो फिर ग्राम चौकीदार दंड का भागी होगा। और आईपीसी की धारा 177, तो आईपीसी की कम से कम दो धारा है, कौन कौन, 176, 177। 176 में सूचना न देना और फॉल्स इंफॉर्मेशन देना कौन सी धारा है आईपीसी की, 177। 177 से भी आपका क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है क्वेश्चन। आपका जो 177 आईपीसी का सेकंड एलिस्ट्रेशन है वह ग्राम चौकीदार पर ही आधारित है। और 177 का पहला दृष्टांत भी पूछा जाता है और वह धारा सीआरपीसी 40 से कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति की हत्या एक माने खेत में की गई और जो खेत का मालिक है वह पुलिस को सूचना देता है फर्जी कि हमारे यहाँ खेत में एक व्यक्ति सांप काटने से मर गया, तो ये मिथ्या इत्तला के लिए 177 सेक्शन के तहत ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। तो दोनों दृष्टांत आईपीसी में भी याद रखेंगे। 177 में पहला आपका सांप काटने वाला है और दूसरा ग्राम चौकीदार द्वारा गलत सूचना देना कि सही सूचना देना गलत। इसके बाद ग्राम चौकीदार के बारे में जो आपका पढ़ना है कि ग्राम, चार पांच शब्द याद रखना है। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है, डीएम। इनको बर्खास्त कौन करता है, डीएम। इन पर प्राधिकार का प्रयोग करता है, डीएम। इनको दंड कौन दे सकता है, डीएम। इनको बर्खास्त कौन करता है, डीएम। ये किसके अपने कर्तव्यों के प्रति किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, डीएम। आपका लेकिन राज्य सरकार चाहे
तो आपका सेक्शन 47 कल बताया गया कि राज्य सरकार चाहे तो डीएम का जो नियंत्रण ग्राम चौकीदार पर है उसे किसे हैंड ओवर कर सकती है, एसपी को। और जब तक एसपी को हैंड ओवर न किया जाए तब तक एसपी ग्राम चौकीदार पर प्राधिकार नहीं रखेंगे। अगर एसपी रखते भी हैं तो डीएम के साधारण निर्देशन के अधीन रखेंगे, यानी कि साधारण कंट्रोल डीएम का भी क्या रहेगा, बना रहेगा। तो दो धाराएं बताई गई थी, एक आपका 21 और इसी से कोरिलेट करके हमने लास्ट धारा बताया था, आपका कह सकते हैं कि वह धारा थी 47। दोनों धाराओं को भाई एक साथ तैयार करना है। अब आइए, जहां तक ग्राम चौकीदारों के बारे में विस्तृत प्रावधान दिया गया है वह आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के आपका चैप्टर याद रखना है, चैप्टर 9 में दिया गया है। और सेक्शन नहीं, पैरा सेक्शन नहीं भाई, पैरा 89 से लेकर 96 ए तक, 96 है ना। एक और आपका ग्राम चौकीदार का कोरिलेशन बचा है, वह एविडेंस की धारा 125 से, उसको देख लिया जाए। जो ट्रैप विटनेस होते हैं, जो जासूस होते हैं, जो जाल साक्षी होते हैं, या जो मुखबिर होते हैं कहिए, तो मुखबिरों को प्रोटेक्शन दिया गया है आपका एविडेंस की धारा 125। यानी कि अगर कोई ग्राम चौकीदार किसी अपराध की सूचना पुलिस को देता है तो पुलिस से ये नहीं पूछा जाएगा कि ये अपराध की सूचना आपको कहाँ से मिली। तो क्या पुलिस से ये बात किया जाएगा कि बताओ कहाँ से मिली। इसलिए नियम बनाया गया कि आम जनता निर्भीक होकर बिना डर के पुलिस को अपराध की सूचना दे, और उनका नाम क्या रखा जाएगा, गुप्त, ओपन नहीं किया जाएगा। तो कौन सी धारा एविडेंस की है, 125। याद करके जाइएगा, मुखबिरों को कौन संरक्षण देती है, तो आपका एविडेंस की धारा 125। अब आइए, पैरा आपका देखना था, पैरा भी ग्राम चौकीदार के बारे में भाई समाप्त कर दिया जाए। आगे पैरा पढ़ाते समय अब ये नहीं पढ़ाया जाएगा, बस 2 लाइन में बताया जाएगा। पैरा 89 देखिए, ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य कहाँ बताया गया है। तो जब आगे पैरा हम पढ़ेंगे तो तमाम लोगों के कर्तव्य पढ़ेंगे कि आपका सशस्त्र पुलिस बल के कर्तव्य क्या है, डीएम का कर्तव्य क्या है, एसपी का कर्तव्य क्या है, कांस्टेबल का कर्तव्य क्या है। और एक बार यूपी में बना है कि जो घुड़सवार पुलिस है उनका कर्तव्य किस पैरा में है। तो एक जगह सबका कर्तव्य पैरा में हम 5-6 एकत्रित करवाएंगे, उसको रटना है। लेकिन अभी तो आपका ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य किस सेक्शन में, किस पैरा में है, ये याद रखना है, 89। देखिए क्या है, ग्राम चौकीदार ग्राम का सेवक है जिसका मुख्य कार्य अपने कार्यभार के अधीन गांव की चौकी पहरा देना है। यानी कि आपका जागते रहो क्या करे, गांव में अपना बिगुल बजाता रहे। इसके बाद ये है कि उससे अपेक्षा की जाती है, मैंने उससे आशा की जाती है कि वह ग्राम के मुखिया की रिपोर्ट ले जाए। तो कहाँ ले जाए, ग्राम के प्रधान की रिपोर्ट, मुखिया की रिपोर्ट, थाने पर। उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाए। इसका मतलब कि जब पुलिस अपराधियों को खोज रही है तो गांव में कोई अपराधी आया कि नहीं आया है, तो कहाँ है, या गांव में किसने अपराध किया, किसका घर किधर है, कौन किसका घर किधर है, ये तो पुलिस जानती नहीं, तो किसको बुलाती है, आपका ग्राम चौकीदार को। और ग्राम चौकीदार गांव में किसको रास्ता दिखाता है, पुलिस को। इसलिए खतरा भी रहता है भाई, तो गुप्त रूप से अपना पुलिस से फोन से संपर्क इस समय किए रहता है। और पुलिस के साथ जाने में खतरा है
क्योंकि उसे गांव में ही रहना है। उसके बाद गांव के लोग हो सकता है लठिया दें। इससे अच्छा है कि धीरे से रास्ता दिखाकर अपने घर पर जाकर क्या करे, सो जाए। गुप्त ही रखा जाता है। अगला देखिए, और भी द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां करें तो क्या ग्राम चौकीदार जो कानून ने उसे पावर दिया है उस पावर का यूज करते हुए किसी अपराधी को अरेस्ट कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। करने के बाद क्या करेगा? तो निकटतम पुलिस के क्या करेगा? हवाले। वह अपने कार्यों के सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति लायबिल होता है, उत्तरदायित्व रखता है। ये क्वेश्चन आपका बना है, अंडरलाइन कर लेना है। क्वेश्चन ऐसे बना है कि ग्राम चौकीदार अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो एसपी के प्रति, डीएम के प्रति, थानेदार के प्रति, उपर्युक्त सभी के प्रति। तो उपर्युक्त सभी नहीं मारना है, लगातार बताया जा रहा है। किसके प्रति जिम्मेदार होता है? डीएम के प्रति। अब आइए आपका धारा नहीं पैरा 90, ग्राम चौकीदारों की कृषि कार्य से छूट। अब ग्राम चौकीदार हो गया गांव का, तो खेती के कार्य करने से छूट उसे नहीं है। उसे खेती बाड़ी भी करनी चाहिए और गांव का चौकी पहरा भी क्या करना चाहिए? करना चाहिए। यानी कि खेती से मना नहीं किया गया है। और पुल देखिए, फिर 2 लाइन का है, ग्राम चौकीदारों को खेती करने से वर्जित नहीं किया गया है। यानी कि वह खेती बाड़ी करेगा, ये नहीं कि ग्राम चौकीदार हो गया तो किसानी छोड़ दे। उ, उन्हें किसी एक गांव में रहना चाहिए जिसके लिए वे उत्तरदायी हैं। तो ये भी सही है कि 10 गांव में जा जाकर रात भर न घूमे, बल्कि किस गांव में रहे? एक ही गांव में रहे जहां वह नियुक्त किया गया है। पुलिस के सिपाहियों द्वारा उससे नीच कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। अब नीच कार्य क्या है? इस शब्द को पकड़िए थोड़ा, बहुत आपका शब्द खतरनाक है। अब लिखा गया कि पुलिस द्वारा ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस से नीच कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। तो ज्यादातर इससे नीच कार्य ही पुलिस कराती है। जैसे कि पुलिस गई आपका, कह सकते हैं गांव में, आपका मान लीजिए ड्यूटी लगी है आपका, और पुलिस गई तो प्रधान जी के यहाँ जाकर अपना बिस्तर लगा के सो जाती हैं। भोजन की व्यवस्था कहती हैं कि भाई ग्राम चौकीदार को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि कबाब और शराब की क्या करो? व्यवस्था करो। तो आपका यही नीच कार्य किससे कराया जाता है? ग्राम चौकीदार। और जबकि कानून है कि घृणित कार्य या नीच कार्य ग्राम चौकीदार से कराया जाना चाहिए कि नहीं? नहीं कराया जाना चाहिए। नीच शब्द राजनीति में भी काफी महत्व रखता है। एक दिन मैं बताया भी था, फिर 1 मिनट बता रहा हूँ। कांग्रेस के एक नेता ने आपका मोदी जी को कहा कि ये नीच आदमी है, तो मोदी जी ने उसका उल्टा अर्थ लगा लिया और कह दिया कि ये कांग्रेस वाले हमें नीची जात के बता रहे हैं। तो क्या नीची जात का आदमी पीएम नहीं बन सकता? तो आप नीची जात के जितने लोग हैं भाजपा को वोट दें और कांग्रेस के मुख पर चोट दें। और वोट दिया लोगों ने, 2-4% भी लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि मोदी जी को नीची जात का कहा गया है। भाई बैठा ही देते हैं मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। खासियत तो है कि किसी बात को दिमाग में लोगों के क्या कर देते हैं। बोलते नहीं है, मौनी बाबा है, लेकिन भाषणों में देखिए उनका, तो 15 लाख अभी तक आया नहीं, अब कब आएगा? लोग इंतजार कर रहे हैं। इधर पता लग रहा है 15 लाख खर्चा हो जाएगा, महंगाई में आएगा नहीं। देख रहे हैं महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। अब 15 लाख का भी अता पता अब कब आएगा बताया जाएगा। यानी कि आपका फिर देखिए
आएगा तो पता लग ही जाएगा, फिर बता जाएगा। आगे देखिए, तो ग्राम चौकीदारों को कृषि कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नीच कार्य कराना चाहिए कि नहीं, घृणित कार्य नहीं कराना चाहिए। ये कौन सा पैरा है? 90। 91 आपका देखिए, 91 से भी आपका पूछा जाता है। 91 से पूछा गया भाई, थाने में उपस्थित होने का चौकीदार का कर्तव्य। भले पैरा 90 न पढ़िएगा, 91 थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए बैरेक पर ही। यहाँ ये पूछा गया है कि ग्राम चौकीदार महीने में कम से कम कितनी बार थाने पर उपस्थित होता है। यही क्वेश्चन आया है कि एक बार कि दो बार कि तीन बार कि चार बार, कितनी बार? दो बार। और उसी में से एक बार उसे थाने से ही क्या दे दिया जाएगा? वेतन। एक बार भाई बेर बता दिया जाए 1 मिनट में। देखिए, ग्राम चौकीदारों को महीने में 2 बार जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए निर्धारित तारीखों पर अपने पुलिस थाने में उपस्थित होना चाहिए। इनमें से एक तारीख पर उनका वेतन दिया जाना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन आपका बना है, आ सकता है कि कम से कम कितनी बार वह उपस्थित हो थाने में महीने में? 2 बार। आपका 2 बार, और इसी में से एक तारीख को उसे क्या दे दिया जाएगा? वेतन की वेतन लो। इसके बाद पैरा नंबर 92, ग्राम चौकीदारों को दिए जाने वाले अभिलेख। तो ग्राम चौकीदारों को कुछ रिकॉर्ड दिए जाते हैं और उसी रिकॉर्ड में अब ग्राम चौकीदार एंट्री कुछ करता है तो थाने का भार साधक अधिकारी की देख रेख में। तो देखिए, आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, पहले प्रत्येक ग्राम पुलिसमैन को अपराध अभिलेख पुस्तिका यानी कि क्राइम रिकॉर्ड एक बुक दिया जाएगा। तो अपराध अभिलेख पुस्तिका दी जाएगी, यानी कि क्राइम रिकॉर्ड बुक। एक हाजिरी बोर्ड लकड़ी का बना हुआ, तब लकड़ी का पुराने जमाने में दिया जाता था। जब 1861 में ये कानून बना तो कागज कम थे, तो पटरा दिया जाता था, किसी पर हाजिरी बोर्ड बना लो इसको। अब तो भाई कागज पत्थर ज्यादा हो गए हैं, तो अब छोटे पर भी आप लोग देखे होंगे, छोटे बच्चों को आपका पटरा ही दिया जाता था कि जाकर क्या करो, स्कूल में पढ़ो। और जब आपका लड़ाई होती थी तो उस पटरे से क्या करते थे? अपना मारा मारी। अब तो भाई कापी हो गई है, तो अब कापी से मारा मारी। उस समय सिर और भी फूट जाता था। इस समय तो कापी है ना, कापी की भरमार है। उस समय भाई उतना प्रगत नहीं थी भारत में, पटरा से लोग पढ़ते थे, पटरा ले जाकर। तो अगला देखिए भाई, तथा जन्म मृत्यु का रजिस्टर मुद्रित हुआ दिया जाएगा। यानी कि 3 चीजें दी जाएगी। एक आपका अपराध अभिलेख पुस्तिका, दूसरा आपका हाजिरी बोर्ड, और तीसरा आपका डेथ और आपका बर्थ का रजिस्टर। तो 3 चीजें दी जाएगी किसको? ये आपका ग्राम चौकीदार को। अगला देखिए, इसके बाद आपका एक थैला दिया जाएगा, चमड़े का पेटी, और तीनों चीजें वह किस में रखेगा? उसी चमड़े की पेटी में। तो अब तो बैग दिया जाता होगा, अब चमड़े की पेटी कहाँ रही? अब क्या दिया जाता है? बैग दिया जाता है। अगला देखे भाई, आपका वेतन दिया जाता है भाई। नहीं नहीं, वेतन दिया जाए, पारिश्रमिक उसका वेतन कम है, वेतन दिया जाता है भाई, पारिश्रमिक नहीं, वेतन दिया जाता है। अगला देखिए, अभिलेख पुस्तक में अपराध की घटनाएं थाने के मुहर्रीर द्वारा लिखी जाती हैं अथवा उसमें वे रिपोर्ट लिखी जाती हैं जिन्हें चौकीदार थाने पर करेगा, तथा इसमें उसके पुरस्कार, दंड और अच्छी सेवाओं का उल्लेख होगा। सभी प्रविष्टियां जो पुरस्कार, दंड और अच्छी और खराब सेवाओं के लिए हैं, उस पर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। चौकीदार को गश्त के अंदर आने वाले उन सभी व्यक्तियों की सूची जिनके पूर्वापराध का वर्णन इतिवृत्त पत्रक यानी कि हिस्ट्री शीट में है,
उस अभिलेख पुस्तिका में दर्ज की जाएगी। घर से उनकी अनुपस्थिति के बारे में ग्राम चौकीदार द्वारा की गई सभी रिपोर्टें इसके अंतर्गत दर्ज की जाएगी। तो दो क्वेश्चन यहाँ मुख्य रूप से बनता है कि जो ग्राम चौकीदार को अपराध अभिलेख पुस्तिका दी गई है उसमें एंट्री कौन करता है, ये आपका क्वेश्चन बना है। तो ग्राम चौकीदार करता है, थाने का मुहर्रिर करता है, आपका दे दिया डीएम करते हैं, ग्राम प्रधान करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो जो थाने का मुहर्रिर या थाने का मुंशी होता है, पुलिस वाला ही है, अपना लिखता पढ़ता रहता है हमेशा, जो थाने का मुहर्रिर या मुंशी होता है वही इस क्राइम रिकॉर्ड बुक में आपका एंट्री करेगा। इस किताब में जो पुरस्कार दिया गया ग्राम चौकीदार को, क्या दंड दिया गया, क्या आपका कह सकते हैं कि क्या अच्छी सेवाओं के लिए किया है, इत्यादि बातें दर्ज होगी। तो एंट्री होगी मुहर्रिर के द्वारा इसमें, और इस पर साइन किसका होगा, थाने के भार साधक अधिकारी। ये याद रखिएगा, किसके द्वारा इसमें एंट्री होगी, मुहर्रिर द्वारा, यही पॉइंट दो पकड़ना है। और साइन किसका होगा, यानी कि SHO के, यानी कि जो पुलिस स्टेशन के आपका ऑफिसर इंचार्ज हैं उनका साइन होता है। जो ये पुस्तिका मिली है अपराध रिकॉर्ड बुक, या आपका इसमें आपका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो उस गांव के हिस्ट्री शीटर हैं, यानी कि जो आपका दुष्चरित्र व्यक्ति हैं, बैड कैरेक्टर वाले व्यक्ति हैं, उनका भी नाम इस अभिलेख पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा कि जिस गांव में तुम ग्राम चौकीदार हो इस गांव का यह व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है। तो आगे पैरा में बताया जाएगा कि हिस्ट्री शीटर के दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग ए और दूसरा बी, पिछली बार आया था। अब वर्ग 1 में कौन लिखा जाएगा, वर्ग बी में कौन लिखा जाएगा। तो वर्ग ए में उन अभ्यासिक अपराधियों का नाम होता है जिनके बारे में ये माना जाता है कि ये अपने रास्ते में सुधार करेंगे, यानी कि ये जो बालक हैं क्या होगा, अपराधी सुधर सकता है। अब वर्ग बी में कुत्ते की दुम वालों को रखा जाता है जिनमें सुधार की आशा नहीं है। तो आपका दंड का सिद्धांत भी कहता है कि जिनमें सुधार की आशा नहीं है उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। तो आगे बताया जाएगा आपका आईपीसी में धारा 53 चलेगी, तब पांचों सिद्धांतों से एक क्वेश्चन बनता है। आइए, यानी कि जो अपराध अभिलेख पुस्तिका है उसमें उस गांव के हिस्ट्री शीटरों का क्या रहेगा, नाम दर्ज रहेगा। और ग्राम चौकीदार का ये कर्तव्य है कि जब कोई हिस्ट्री शीटर गांव से अनुपस्थित हो तो तुरंत इसकी सूचना थानेदार को दे कि हजूर ये हिस्ट्री शीटर था और गांव से 2-4 दिन से क्या है, गायब। तो पुलिस जाकर निगरानी करे कि कहीं अपराध की योजना तो नहीं बना रहा है। इस पर एक केस देखेंगे खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। इस पर जो केस आता है आपका खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का आता है। इस मामले में एक खड़क सिंह डाकू था, हिस्ट्री शीटर था, उसकी सर्विलांस होती थी, उसकी निगरानी होती थी, देख रेख होती थी। और पुलिस रोज आपका कभी 1 बजे रात में कभी 3 बजे रात में उसके घर में प्रवेश करती थी, ये देखने के लिए कि ये घर में है कि बाहर तो नहीं गया। चला गया वो सुप्रीम कोर्ट और कहा कि हजूर ये तो हमारी निजता का, यानी कि प्राइवेसी का, यानी कि एकांतता का हनन है।
तो ऐसी दशा में आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगरानी करनी है तो बाहर खड़ा होकर करिए, क्या घर का दरवाजा खटखटा के रोज रोज उसकी निजता में खलल डालेंगे। इसके बाद इनरी रामलीला मैदान का केस आया, जिसमें राइट टू स्लीप को, यानी कि निद्रा के अधिकार को या सोने के अधिकार को आपका फंडामेंटल राइट माना गया। यानी कि निद्रा का अधिकार कैसा अधिकार है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सुबह सुबह कोचिंग ना आइए, 10 बजे तक क्या करिए, सोते रहिए। कोई जगाए तो कहिए कि ये मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट, क्यों जगा रहे हो भाई। ये मजाक किया जा रहा है, वास्तविकता में न बदलिए, नहीं तो जीवन भी सुला देगा। और इतना खर्चा जो माँ बाप कर रहे हैं या जो भी, सब ध्वस्त हो जाएगा। तो अब सोने का समय नहीं है, आपका जगने का समय है। क्योंकि पुराने खिलाड़ी भी, यानी कि जो मठाधीश हैं या जो आपका बरसाती मेढक हैं, लग रहा है हाई कोर्ट के आर्डरों से कि उनको भी क्या मिल जाएगा, मौका फार्म डालने का। तो देखिए, लखनऊ हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई है, प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई कल थी। और हाई कोर्ट से के रुख से लग रहा है कि वह अनुमति दे देगा पूरी तरह कि जो ओवर एज हो चुके हैं वह भी एपीओ का फार्म डाल सकते हैं। तो फिर आपका फार्म निकलेगा, फिर भरवाया जाएगा और डेट भी टलने का पूरा चांस है ही। अगला देखिए, आपका कह सकते हैं कि आगे देखा जाए, हाजिरी बोर्ड थाने में हाजिरी अभिलिखित करने के लिए होता है और थाने के माहमुहरीर द्वारा हाजिरी में समय लिखा जाता है। तो इसके बाद आपका ये सब छोड़ सकते हैं। आपका बस ये है कि जो हाजिरी बोर्ड की तख्ती होगी उसमें 6 स्तंभ होते हैं। ये भले पूछ लिया जाए कि कितने भागों में वह बटा रहता है, 6। इसके बाद 93 आ जाइए, पुलिस के मार्गरक्षक कर्तव्य में सहायता। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर पुलिस जाती है गांव में तो रास्ता दिखाने का काम कौन करता है, ग्राम चौकीदार। तो किस पैरा में स्पष्ट रूप से ये बातें लिखी गई है, 93। भाई पुलिस का क्या दिखाए, रास्ता, घर दिखाए लोगों का, ये रास्ता है। 94 आ जाइए, शिविरों की चौकसी एवं पहरेदारी हेतु चौकीदार की आपूर्ति के नियम। यहाँ से भले एक दो क्वेश्चन आ जाए कि अगर वरिष्ठ अधिकारी गांव में डेरा डाले हैं तो पहले आपका बता दिया जाए कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते थे वह गांव में जाते थे, गांव में कैंप लगाते थे, 2-4 रात रहते थे, गांव की लोगों की समस्याएं सुनते थे। और वर्तमान समय के अधिकारी शहर में ही कैंप लगाते हैं, एसी में रहते हैं, गर्मी कौन बर्दाश्त कर ले, गर्मी लग जाएगी तो क्या हो जाएंगे डीएम साहब, हो सकता है बेहोश हो जाएं। तो इसलिए आपका कोई भरोसा नहीं है। जो एसी में लगातार रहा है, ये 12 बजे धूप में निकलवा दीजिए तो तब जरूर आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा या तबीयत खराब और कहाँ जाना पड़ेगा। तो इसलिए आदमी को सलाह भी दी जाती है, एसी में हर एक परिस्थिति से जूझने की क्या आनी चाहिए, क्षमता। मैंने शरीर को इतना बनाइए कि एसी नहीं भी, लाइट नहीं भी रहेगी तो शरीर गर्मी कुछ क्या करे बर्दाश्त, ये नहीं कि तबीयत ही खराब हो जाए। तो आपका ग्राम चौकीदार जब अधिकारियों का कैंप लगता था, अब तो लगता ही नहीं। लेकिन चाहिए कि गांव की क्या समस्याएं हैं, आप गांव में जाइए और वहां 1-2 दिन निवास करिए कैंप कर लगा के, और तब गांव के लोगों से मिलिए और गांव की समस्याओं से क्या होइए, रूबरू। ये नियम है, लेकिन कोई आता जल्दी नहीं है। तो ग्राम चौकीदार, अगर मान लीजिए कि अधिकारियों का कैंप गांव में लगा है तो आपका ग्राम चौकीदार के आपूर्ति के नियम किसमें है, 94 में। देखिए, ग्राम चौकीदारों की संख्या 2 से कम नहीं होगी, लेकिन अधिकतम 6 हो सकेगी। अगर बड़े शिविर हैं तो पहला क्वेश्चन याद रखिए कि शिविरों की सुरक्षा के लिए कम से कम कितने ग्राम चौकीदार, अंडरलाइन करिए 2।
और बड़े शिविर हैं तो अधिकतम कितने ग्राम चौकीदार हो सकते हैं? 6। तो कम से कम याद रखें कितने? 2। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 6। इस ड्यूटी पर कोई चौकीदार किसी सप्ताह में 2 दिन से अधिक अथवा एक समय में एक रात से अधिक समय तक सेवा नहीं करेगा। यानी कि दूसरा नियम आया कि सप्ताह में एक ग्राम चौकीदार को कम से कम माने कितने दिनों तक रखा जाएगा? 2 दिन तक। लेकिन रात में ड्यूटी करानी है तो सप्ताह में कितने दिन? आपका 1 दिन। माने 2 दिन तक आपका रखा जा सकता है, लेकिन रात में कितने दिन? सप्ताह में 1 दिन। इसके बाद शिविर के पास आपका चौकीदारों को इस प्रकार चुना जाए कि आसपास के गांव के ही चौकीदार हों। ये भी देखना पड़ता है कि चौकीदारों को ड्यूटी तो लगा रहे हैं तो कहीं गांव का चौकी पहरा न छूट जाए और गांव में अपराधी आकर अपराध न कर बैठे। यानी कि बैलेंस बनाया जाता है कि गांव का चौकी पहरा भी होता रहे और अधिकारियों के शिविरों की क्या होती रहे, आपका पहरेदारी भी। तो फिर एक बार 3 बस बातें याद रखनी है कि ग्राम चौकीदारों के आपूर्ति के नियम क्या है। तो कम से कम शिविरों की सुरक्षा के लिए कितने ग्राम चौकीदार? 2। अधिकतम कितना? 6। आपका एक एक सप्ताह में अधिकतम कितने दिनों तक किसी ग्राम चौकीदार को रखा जाएगा? 2। और रात में 1। यही आपका कह सकते हैं कि 2 बातें याद रखनी है। आइए अगला पैरा देखा जाए। अगला पैरा आपका 95 है। 95 देखिए पैरा। चौकीदार द्वारा पुलिस प्रपत्र संख्या 44 पर संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करना और चोरी गई संपत्ति की सूची बनाना। यानी कि ग्राम चौकीदार आपका एक रजिस्टर पर आपका जो माने जो आपका संज्ञेय अपराध गांव में हुए हैं उसको लिखेगा, वह ले जाकर थानेदार को दे देगा। हजूर गांव में आइए बैठिए। ये लिखकर आपका थान बैठिए, इधर बैठिए, आगे बैठिए, बैठने दीजिए इनको भी। बैठिए। आपका ये जाकर लिखित जो तहरीर है थाने में देगा और थाने का भार साधक अधिकारी उसे एफआईआर के रूप में क्या करेगा? दर्ज। अगर चोरी इत्यादि हुई है तो ग्राम चौकीदार का कर्तव्य है कि कौन कौन सामान गया, अंगूठी चोरी हुई, घड़ी चोरी हुई, मोबाइल चोरी हुई, इसकी क्या बना ले? एक लिस्ट। और लिस्ट बनाकर किसको सौंप दे? थानेदार को। आइए 96 महत्वपूर्ण है। 95 भले छोड़ दीजिएगा, 96 और 96 ए महत्वपूर्ण है। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति एवं सेवा मुक्ति। तो कई बार तो बताया जा चुका है। ये पॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा? डीएम। कौन बर्खास्त करेंगे? डीएम। और पीछे बताया गया कि ये अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगा? डीएम। इस पर कंट्रोल कौन करेंगे? डीएम। समाप्त हो गया। और क्या? डीएम 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 याद रखे, वो पंचौरा बिहार का नहीं पढ़ना है। अब छापन ये आपका 96 में था। पूछा जाता है कि ग्राम किसके नियंत्रण में ग्राम चौकीदार होता है? डीएम। आपका 96 ए देखिए। चौकीदारों के विरुद्ध सिविल या आपराधिक कार्यवाही दायर किए जाने पर राज्य के व्यय से बचाव। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। अगर कोई ग्राम चौकीदार है ऑन ड्यूटी, कोई कार्य करता है और कोई व्यक्ति ऐसे ग्राम चौकीदार के खिलाफ या तो सिविल सूट दायर करता है या कोई आपराधिक मुकदमा दायर करता है तो 96 ए कहता है पैरा कि ग्राम चौकीदार को राज्य के खर्चे पर बचाव दिलवाया जाएगा। यानी कि जो भी खर्चा मुकदमा आपका लड़ने में लगेगा वह खर्चा कौन देगी? आपका राज्य देगी। ये किस पैरा में है? 96 ए। इस प्रकार ग्राम चौकीदार भी पूरी तरह समाप्त हो गया। फिर बैक हो जाइए। आपका धारा 21 बताया गया था
और 21 के बाद आपका 22 आ जाइए। धारा फिर बैक हो जाइए भाई, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 21 और 47 को कोरिलेट करके बताया जा रहा था। अब धारा 22, पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। तो बस एक लाइन क्वेश्चन बनता है, पुलिस अधिकारी 10 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, सदैव ड्यूटी पर रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो सदैव ड्यूटी पर रहेंगे। अगर वह आपका छुट्टी पर भी है तो अपने कर्तव्यों को करता रहेगा, ये नहीं कि छुट्टी पर है तो कर्तव्य भूल जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भले वह मने ऑन ड्यूटी न हो, लेकिन जो उसका कर्तव्य है वह कर्तव्य वह क्या करता रहेगा, निभाता रहेगा। भले आपका 12 घंटा की ड्यूटी थी और चला गया उसके बाद घर, तो फिर भी पुलिस के कर्तव्यों से वो विमुख नहीं होगा, पुलिस के कर्तव्य हमेशा निभाता रहे। तो पुलिस के आपका पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे, सदैव ड्यूटी पर रहेंगे माना जाएगा, और जिले में किसी भी जगह पर क्या किए जा सकते हैं, ये पॉइंट, ये नहीं कि केवल शहर में, देहात एरिया में भी क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। एक लाइन का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद 23, थोड़ा 23 में ही समय लगता है, यानी कि धारा 23 में ही समय लगता है। इसके बाद फिर आपका कम समय लगेगा, फिर 30 में थोड़ा समय लगता है, 30 में, फिर 34 में, और उसके बाद से कोई समय नहीं लगता। यानी कि अभी 3 धाराएं हैं जहाँ की समय लग सकता है थोड़ा थोड़ा ज्यादा, अन्यथा अन्य किसी भी धारा में समय नहीं लगता। तो देखिए आपका 23, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य यानी कि ड्यूटी, क्योंकि जब भी इसको पढ़िए तो पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य, अन्य कर्तव्य तो है ही, लेकिन सेक्शन 23 में भी मुख्य रूप से कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कल हम एक लिस्ट बनाएंगे कि कहाँ कहाँ कर्तव्य है, क्योंकि हो सकता है कि जो नया क्वेश्चन बने, ये बन सकता है कल हम भी एक दो मैंने हो सकता है मिस हो जाया तो छांट कर लाएंगे। तो जहाँ जहाँ पुलिस की जिस जिस सेक्शन में ड्यूटी होगी उसको एक एक लाइन एक जगह अलग से एकत्र करवाया जाएगा, नोट्स में नहीं है ये, तो नोट्स में इसको एकत्र हम करवा देंगे कल कि आपका कहाँ कहाँ कर्तव्य है और क्या क्या कर्तव्य है। तो 23 में आपका ज़्यादा कर्तव्य है, कोरिलेशन भी ज़्यादा है, तमाम धाराएं और आपका काम करेंगी। तो देखिए क्या कर्तव्य क्या है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उसे विधि पूर्वतः यानी कि वैलिड रूप से, कानूनी रूप से जारी किए गए, इशू किए गए सब ऑर्डर और वारंटों का, यानी कि जितने आदेश दिए गए हैं पुलिस को और जितने अधिपत्र या वारंट जारी किए गए हैं, सत्वर पालन और निष्पादन करे। सत्वर मतलब कि ठीक ठीक से पालन भी करे और उसका क्या करे, निष्पादन। अब यही आपको जो बेरट की भाषा है, देखिए कहाँ कहाँ से आपका कोरिलेट करना पड़ेगा। पहले आईपीसी में कोरिलेट कर लीजिए। एक तो 76 आप पढ़ेंगे, आईपीसी की धारा, कौन सी धारा, 76 पढ़ेंगे। फिर आपका 78 हम पढ़ेंगे, यानी कि 2 धाराएं पहले आईपीसी की पढ़नी है। आपका 76 और 78 कम से कम 2 धाराएं तो यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए पहला नियम ये निकला कि पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कानूनन आदेश निकालने में या वारंट निकालने में सक्षम है, तो पुलिस उन वारंटों का हूबहू
पालन भी करे आदेशों का और उसका एग्जीक्यूशन भी करे। एग्जीक्यूशन माने निष्पादन, निष्पादन मतलब उसको लागू कराए। तो अब कहाँ कहाँ आदेश जारी होता है, कहाँ कहाँ वारंट जारी होता है, कौन सक्षम है आदेश देने में, यही सब पहले आईपीसी से कोरिलेट करिए। और तब आपका अगर पुलिस उपेक्षा बरतती है तो क्या होगा वो भी देखना है हमें। तो उपेक्षा बरती है तो आपका एक तो विभागीय कार्यवाही हो सकती है। विभागीय कार्यवाही आपका किस सेक्शन में बताया गया, 7। और दूसरा आपका मुकदमा भी न्यायिक चल सकता है तो 29, यानी कि जो धारा 23 में बातें दी गई हैं, कई बातें उसमें आपका कोरिलेट होंगी। और कौन सी धारा के तहत, 29 के तहत, तो आगे कोरिलेट किया जाएगा। पहले तो समझिए आपका कि सक्षम प्राधिकारी कौन है, जो आपका पुलिस को आदेशित कानूनन दे सकता है कि ये काम करे। तो जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वह सक्षम है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेशित कर सकें कि ये कार्य करो। अब मान लीजिए कि एसपी साहब ने थानेदार को किसी कार्य को करने का आदेश दिया, तो पहला पॉइंट ये है, क्या एसपी थानेदार को कोई कार्य करने का आदेश देने का पावर रखता है कि नहीं, कानूनन रखता है। तो दूसरी बात यह आई, यदि एसपी का आदेश थानेदार ने माना और एसपी का आदेश मानते हुए कार्य कर दिया है, तो क्या थानेदार ने कोई अपराध किया कि नहीं। तो आईपीसी की धारा 76 बताती है कि थानेदार ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह उस कार्य को करने के लिए विधितः क्या था, कानूनन बाध्य था। भाई कोई अपराध नहीं किया, किस धारा के तहत है आपका 76। 76 का पहला उदाहरण ही बनता है कि एक सैनिक है, अपने वरिष्ठ अधिकारी के समादेश या कमांड में 2-3 लोगों पर गोली चलाकर मार देता है। क्या सैनिक ने कोई अपराध किया, नहीं किया, क्योंकि वह वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश पालन करने के लिए क्या है, बात। अब यहाँ आदेश को दो भागों में बांटिए। एक वरिष्ठ अधिकारी का जो आर्डर हो सकता है वह कानूनन सही यानी कि वैलिड हो सकता है, वैध हो सकता है, या इलीगल यानी कि अवैध या गलत हो सकता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास के पुलिस अधिकारी हैं वह किन आदेशों का पालन करने में किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तो आपका वैध आदेश, अगर अवैध आदेश वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया है तो उसका पालन नहीं करना है। पालन कर देंगे तो बाद में ये नहीं कहेंगे कि एसपी साहब ने आदेश दिया था तो तुम क्या कोदो बो कर आए हो कि प्याज छीलकर। तुम्हें भी तो ट्रेनिंग दी गई है, पुलिस एक्ट और तमाम आईपीसी सीआरपीसी ट्रेनिंग में पढ़ाई गई है। तो अगर वरिष्ठ अधिकारी का आदेश क्या है, अवैध है, तो क्या कोई पुलिस वाला ये बचाव लेगा कि हमारे ऊपर के अधिकारी ने ये आदेश दिया था, नहीं। अवैध आदेश कोई बचाव नहीं होगा। दो उदाहरण देखिए इस पर। एक अशांत भीड़ थी और एसपी ने दरोगा जी को आदेश दिया कि चलाओ गोली। तो ठीक है, उग्र भीड़ है तो उससे खतरा है, लेकिन एक जगह शांति से लोग बैठे थे, सभा कर रहे थे, कोई अशांति नहीं थी। एसपी साहब बौखलाहट में गए, दरोगा जी को कहे कि चलाओ गोली, और दरोगा जी ने 2-3 लोगों को मार दिया। तो क्या शांत भीड़ पर गोली चलानी है कि अशांत। तो दरोगा जी को अपना भी दिमाग लगाना चाहिए और एसपी के अवैध आदेश को मानने से क्या कर देना चाहिए इनका। लेकिन आपका कहा जाता है कि इधर कुआं उधर खाई।
तो दो इसमें खतरा देखिए लास्ट मैंने क्या है। खतरा यह है कि अगर आदेश का पालन नहीं करेंगे तो एसपी साहब सस्पेंड भी करवा सकते हैं, और अगर आदेश का पालन कर दिए तो कोर्ट गर्दन पकड़ लेगा दरोगा जी का कि शांत भीड़ पर क्यों गोली चलाए, तुम्हें सजा क्यों न दिया जाए। तो इधर कुआं उधर खाई, तो ज्यादा नहीं मानते हैं अवैध आदेश तो ज्यादा लोग सस्पेंड हो जाते हैं। फिर हाई कोर्ट का क्या लगाइए, चक्कर या बर चक्कर लगाइए तब बहाल होंगे। तो दोनों तरफ खतरा मौजूद रहता है। लेकिन फिर एक बार याद रखिए लास्ट में कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई आर्डर दिया है, वह आर्डर वैलिड है, तो कानून कहता है कि हर हाल में उसका पालन होना चाहिए। लेकिन अगर वह आर्डर इनवैलिड था तो पालन करने से सबॉर्डिनेट जो अफसर हैं वह क्या कर दें, इनकार, वे क्षम्य होंगे। अगर अवैध आदेश का पालन करते हैं तो वह आपका क्षमा के हकदार नहीं होंगे। इसी के साथ आपका 78 भी आईपीसी की पढ़नी है। आईपीसी की अब 78 सेक्शन जोड़कर पढ़ना है। 78 बताता है आपका, फिर एक बार देखिए क्रम बनाना पड़ेगा भाई। 76 में विधिक बाध्यता है, 77 में न्यायिक कार्य को बचाव दिया गया है। यानी कि अगर न्यायाधीश निर्णय या डिक्री देता है, गलती हो जाती है तो आपका जज और मजिस्ट्रेट की धारा में बचाव लेंगे। 77 तो जुडिशियल एक्ट को किस सेक्शन में बचाव दिया गया है, 77। और न्यायाधीश के निर्णय का, डिक्री का, आदेश का जो कार्यपालकीय अधिकारी एग्जीक्यूटिव अधिकारी पालन करते हैं वह की धारा में बचाव के हकदार होंगे, 78 में। तो कार्यपालकीय कृत्य को किस धारा में बचाव दिया गया है, 78 में। तो यानी कि आपका 78 में, तो यहाँ भी आपका यदि न्यायालय ने आपका जेलर को आदेशित किया इस कैदी को इतने बजे फांसी पर लटका दिया जाए और तब तक लटका जाए जब तक मृत्यु न हो जाए, जेलर ने फांसी पर लटकवा दिया तो क्या जेलर ने कोई अपराध किया? नहीं, क्योंकि न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंटों आदेशों का पालन करने के लिए पुलिस क्या है, बात। तो आपका लेकिन आदि पालन करने के लिए बाध्य है, भले बाद में पता लगता हो कि ये तो फांसी की सजा क्या थी, अवैध थी, लेकिन जेलर। तो ऐसी इसका मतलब ये हुआ, दूसरी लाइन आप आगे बढ़ा जाए इसमें 23 में कि अगर न्यायालय ने भी कोई आदेश या वारंट जारी किया है पुलिस के नाम, तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि उसका पालन और निष्पादन करे अक्षरशः। तो वारंट जारी एक कम से कम बता दिया जाए भाई कोरिलेट करके, तो वारंट जारी करा दीजिए। तो वारंट जारी कराया जाता है तो सीआरपीसी की 2-3 धाराएं वारंट और आपका आदेश पर देखिए। सीआरपीसी की जो 2-3 धाराएं देखनी है, दो ही धारा हम बताएंगे। पहला आपका कि न्यायालय ने पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, तो इसके लिए सीआरपीसी की धारा 72 पढ़ेंगे। और न्यायालय ने पुलिस को आदेशित किया कि ये भगोड़ा अपराधी हैं, आपका प्रोकुमुलेंट अफेंडर हैं, उद्घोषित अपराधी हैं, मफरूर अपराधी हैं, और इसकी चल और अचल संपत्ति को पुलिस क्या करे, कुर्क करे। यानी कि कौन सी धारा, सीआरपीसी की 83। तो अगर पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है तो यह सेक्शन बताता है 23 पुलिस एक्ट कि पुलिस का ये कर्तव्य है कि उस वारंट का पालन करे, निष्पादन करे कि न करे, करे। और अगर कुर्की का आदेश दिया गया है तो क्या करे पुलिस, जाकर ऐसे अपराधी की चल और अचल संपत्ति को क्या करे, कुर्क। अगला देखिए, लोक शांति को, बैरक की भाषा के बढ़ाइए। लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का
संग्रहण और संसूचना करे। ये भी बहुत खतरनाक चीज है, इस पर तो तमाम केस होस हैं, लेकिन थोड़ा दायरा सीमित रखा जाएगा भाई आपका, क्योंकि पढ़ाने को तो इस पर घंटों लेक्चर दिया जाए तब भी कम है, लेकिन 5 मिनट में इसको निपटा देना है। यानी कि पुलिस का ये कर्तव्य है कि ऐसी गुप्त वार्ता जिससे कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती हैं, उसको संग्रहित करे, एकत्र करे और एकत्र करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संसूचित करे। गुप्त वार्ता में आपका पुलिस इसका हमेशा मिसयूज करती है। ज़्यादातर इसके नाम पर जो लोगों के फोन हैं उसको टैप किया जाता है, यानी कि फोन टैपिंग करती हैं। तो अब ये है कि कौन क्या बातें कर रहा है, ये तो उसकी निजता है, एकांतता है, प्राइवेसी है। और ये जो गुप्त वार्ता को पुलिस क्या कर रही है, एकत्र या टेप कर ले रही हैं, ये तो शुद्ध रूप से निजता का क्या है, हनन। तो सुप्रीम कोर्ट आपका इस पर विचार किया और विचार करके आपका कह सकते हैं कि विचार करके सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया तमाम केसों में कि जो फोन टेप करना है वह एकांतता के अधिकार का हनन है, और जब तक कि सचिव स्तर के अधिकारी से पुलिस अनुमति न ले ले तब तक किसी व्यक्ति का फोन टेप न करे। यानी कि जो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हैं उसे आप क्या लीजिए, अनुमति, और तब आप फोन टेप करिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया, लेकिन इस नियम का हमेशा वायलेशन ही होता है। अभी आपका मामला आया पेगासस का मामला अभी चल ही रहा है। पेगासस के मामले में आपका जो पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, उसने ये बताया कि हमारे निजता के अधिकार का सरकार हनन कर रही है, और सरकार ने माने हमारे फोनों को, यानी कि हमारी बातों को क्या किया, रिकॉर्ड किया। सरकार आपका कहने लगी सुप्रीम कोर्ट में कि ये देश की सुरक्षा से मामला जुड़ा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अंत में सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी बनानी पड़ी, स्पेशल आपका इन्वेस्टिगेशन टीम या जांच टीम, और एसआईटी जांच कर रही है। सरकार ने इनकार नहीं किया, भाई ये कहा कि हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये देश राष्ट्र की सिक्योरिटी का मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने फोन टेपिंग कराई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार अपने मुख से कभी नहीं बोलेगी। जांच होती रहे, देखा जाएगा, जांच चलती रहेगी। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, 5 साल से अधिक बीत गया, सीबीआई जांच चल रही है। करप्शन हुआ, क्या हुआ, तो जांचें हैं चलती रहती हैं, उसका क्या, परीक्षा होती रहेगी तो जांच तो चलती रहेगी। और लेकिन ये लगभग सही बात है कि पेगासस का मामला भारत में था और लोगों की एकांतता का बिना विधि के प्राधिकार का क्या किया गया हन। जबकि नियम यह है कि किससे अनुमति लेकर आप मने ये करिए, मने गुप्त वार्ताओं को एकत्र करिए, तो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से अनुमति लीजिए और तब आप गुप्त वार्ताएं। देखिए दो पहलू यहाँ हैं, एक ये है कि गुप्त वार्ताएं इसलिए आपका मने कह सकते हैं कि टेप की जाती हैं कि देश में अशांति न फैले, और दूसरा यह है कि जब टेप की जाती है तो आपकी निजता का क्या होता है, हनन। तो आपका जो रिटायर्ड जस्टिस पुट्टू स्वामी का केस आया आधार इत्यादि को लेकर, जिसमें 9 जजों ने सर्वसम्मत से बताया, भाई बहुमत से नहीं, सर्वसम्मत से, कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब जैसे ही लेकिन लग गया
तो बहुत खतरनाक होता है। राष्ट्र की सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, लोक शांति डिस्टर्ब न हो, इसके लिए आपकी निजता का हनन किया जा सकता है। यानी कि ये भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। अगर देश की सुरक्षा खतरे में है तो आपकी एकांतता क्या की जा सकती है। एक उदाहरण स्वास्थ्य का बता दे भाई, क्योंकि आपका बहुत लंबा ये आपका नियम है। आपका हॉस्पिटल एक्स बनाम जेड का उदाहरण आप लोग पढ़ते हैं, नाम ओपन नहीं किया जाता है। अब एड्स वाला मामला इसे कहा जाता है। तो एक लड़के को एड्स था, ये उसकी शादी तय हुई, अस्पताल में वह अपना ब्लड चेक कराया तो एड्स निकला। तो लड़की खोजी कुत्ता बनकर, यानी कि आपका खोजी कुत्ता बनकर पहुंच गई अस्पताल और पूछी कि जो हमारे भावी पति हैं, क्या इनमें कोई अंदरूनी दोष है, अंदरूनी दोष है कि नहीं। तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इन्हें एड्स है। विवाह टूट गया। लड़का तब पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि डॉक्टरों ने हमारी निजता का क्या किया है, हनन क्यों बता दिया। तो सुप्रीम कोर्ट डांट कर भगा भगा दिया और कहा कि अगर निज स्वास्थ्य के आधार पर आपकी निजता का हनन किया जा सकता है तो देश की सुरक्षा, आपका लॉ एंड ऑर्डर और किसके हेल्थ के आधार पर आपकी एकांतता क्या की जा सकती है, छीनी जा सकती हैं। ये अधिकार आपको हैं, लेकिन एब्सोल्यूट या पूर्ण राइट नहीं है। इस प्रकार आपका अगला देखिए, इसमें गुप्त वार्ता हो गया। अपराधों और लोक न्यूसेंस के किए जाने का निवारण करें। तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि अपराधों को रोके, प्रिवेंट करे। तो आप लोग बताइए, अपराधों को रोकने के लिए क्या कोई उपाय है पुलिस के पास। कर्तव्य तो आप देख लीजिए कि प्रिवेंट करे ऑफेंस को, तो सीआरपीसी थोड़ा जोड़िए। कौन सा अध्याय प्रिवेंटिव प्रावधान करता है, पुलिस का निवारक प्रावधान करता है। तो सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर 11 और धारा आपका 149 से लेकर 153। देखिए आपका 15 मिनट रेस्ट ले लीजिए। अभी आज पुलिस एक्ट ही दोनों टाइम चलेगा भाई, एविडेंस आपका कल चलेगा। तैयार नहीं हो पाया, कुछ कारणों से आदमी पढ़ नहीं पाया रात में, तो इसलिए आज सेकंड पीरियड भी माने 15 मिनट बाद भी जो चलेगा, आज पुलिस एक्ट ही चलेगा। अभी एविडेंस आज रोका जा रहा है, कल चलेगा। और जो इसके बाद की क्लास चलती है भाई, आपका सोमवार से अभी चल पाएगी। यानी कि जो आपका 10 बजे के बाद क्लास जे की चलती है, वह अभी सोमवार से चल पाएगी। आज शुक्रवार है ना, तभी आपका 2 दिन बाद ही चल पाएगी। यानी कि आप ने आज भी पढ़कर आप निकल जाइएगा। और जो 10 बजे से क्लास जे के लिए चलती हैं, अभी आपका मंडे से शुरू हो पाएगी। तभी पुलिस एक्ट ही चलेगा। अपराधों का निवारण से भी एक क्वेश्चन, बस देखिए कोरिलेट करते रहिए। ये नहीं कि पुलिस एक्ट ही चल रहा है, सब कानून चल रहे हैं, उधर से भी निश्चित क्वेश्चन बनते हैं। जल्लाद उल्लाद। देखिए अगला देखा जाए भाई, आपका पुलिस का ये अगला कर्तव्य है कि अपराधों का निवारण करे, ऑफेंस को प्रिवेंट करे, अपराध को रोके। तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए, अपराध को रोकने के लिए क्या कहीं स्पेशल प्रावधान किया गया है कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा किया गया है। सीआरपीसी का चैप्टर 11 दिमाग में घूमना चाहिए। 149 से लेकर 153 तक की धाराएं, और एक धारा कम से कम याद रखिए जो पूछी जाती है इसमें, 151। 151 मेंस में भी बिहार में पूछा गया था कि प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है, निवारक गिरफ्तारी क्या है। तो निवारक गिरफ्तारी का मतलब ये हुआ कि अपराध करने के पहले ही अरेस्ट कर लेना, गिरफ्तार कर लेना, ये निवारक गिरफ्तारी है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति कांगनिजेबल या संज्ञेय अपराध कर सकता है
और बिना गिरफ्तार किए हुए यह मानेगा नहीं, तो अपराध करने के पहले ही क्या किया जाए? गिरफ्तार। तो अपराध करने के पहले गिरफ्तार को हम क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव अरेस्ट। किस सेक्शन में है? रट कर जाइएगा। सीआरपीसी की किस धारा में? 151 में है। तो अगर पहले पहले आ जाए तो दो चार नियम याद रखिएगा और कोरिलेट करके। आपका गिरफ्तारी के पहले ही जमानत पाना, तो ये भी आपका एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है और सीआरपीसी 438 याद रखना है। 438 कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही नियम है कि संविदा के पालन के पहले ही माने पूर्व ही संविदा को ब्रीच कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की धारा 39 में आएगा। और एक और है आपका रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। जहाँ की आशंका है कि ये उपद्रव कर सकता है, तो आशंका है तो अपराध करने के पहले ही क्या किया जाए? गिरफ्तार करके क्या लगा दिया जाए? रासुका, यानी कि NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब लोक न्यूसेंस का किए जाने के लिए निवारित करे, तो पुलिस का अगला कर्तव्य है कि वह पब्लिक न्यूसेंस को प्रिवेंट करे, पब्लिक न्यूसेंस को रोके। तो पब्लिक न्यूसेंस के लिए जो बड़ी धारा इस कानून में आएगी, सेक्शन 34 आएगी। 34 की भूमिका केवल देखना है पुलिस एक्ट की। धारा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 में 8 ऐसे लोक न्यूसेंस दिए गए हैं जहां की पुलिस इनको रोकती भी है और करने वालों को वारंट के बिना गिरफ्तार भी करती है। सेक्शन 34 में दंड भी याद रखना है, 8 दिन का कारावास या 50 रुपया जुर्माना। रट कर जाएगा, कितना दंड है? 8 दिन का कारावास या कितना जुर्माना? कितने प्रकार के पब्लिक न्यूसेंस दिए गए हैं? 8। कौन निवारित करती है? पुलिस। क्या वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं कि नहीं? कर सकती हैं। कौन सी धारा पुलिस अधिनियम की? 34। अगला देखिए आपका, अपराधियों का पता लगाए, तो कौन अपराधी है इसको खोजे पुलिस और न्यायालय के समक्ष लाए गए उन सब व्यक्तियों को पकड़े जिन्हें पकड़ने के लिए वह वैधता प्राधिकृत हैं और जिनको पकड़ने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। यानी कि न्यायालय के समक्ष जो भी व्यक्ति लाए गए हैं जिनको पुलिस या तो वारंट पर या वारंट के बिना अरेस्ट करने का हक रखती है, तो उनको क्या कर सकते हैं? पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये पुलिस को पावर है। और अगला शब्द है, और प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए इस धारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए ये भी खूब पूछा जाता है, कहाँ कहाँ वह वारंट के बिना प्रवेश करके तलाशी ले सकती हैं, निरीक्षण ले सकती हैं। ये भी अंडरलाइन करनी है। तो कहाँ कहाँ पुलिस वारंट के बिना किस किस स्थान में एंट्री कर जाएगी इनके लिए, माने ऊपर जो बताए गए कार्य, और एंट्री करके उनका निरीक्षण करेगी, यानी कि उनकी तलाशी लेगी। तो कहाँ कहाँ आपका, तो पहला मदिरालय। तो मदिरालय मतलब कि लगातार बताया जाता है, कितने बूंद वाले? 2 बूंद। तो आपका कई कविताएं लिखी गई है मदिरालय पर। आपका मदिरालय पर आपका कई कविताएं बनी हैं। मदिरालय मतलब आपका जहां शराब की बिक्री होती है। तो अब बिहार में शराब बैन है, तो यूपी में अब आ गया घर घर बिक्री करिए, आप पैसा दीजिए, यानी कि शराब पिलाइए लोगों को। ये शराबी ही देश को चला रहे हैं। कोरोना काल में जब आपका सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए, तो आपका शराब की बोतलें खोली गई और 3 दिन में कई करोड़ रुपए खाते में सरकार के क्या आ गया? टैक्स आ गया।
तो 10 रुपया की शराब रहती है तो बेची जाती है 40 में, और 30 रुपया कहाँ जाता है? सरकारी खजाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कोरोना काल में ये स्पष्ट हो गया कि देश जो सरकारी कर्मचारी वेतन पाते हैं वह शराबियों के पैसे से ही पाते हैं। दिल्ली से लेकर हर एक जगह शराब बिकना, भले कोरोना हो, क्या हो गया था? भले अनाज न बिके लेकिन सरकार आपका शराब क्या होगी? और देखिए जितना आपका मिठाई और दूध की दुकान पर भीड़ नहीं रहती, उससे ज्यादा कहाँ रहती है? 2 बूथ वालों की भीड़ मदिरालय। तो कहाँ वारंट के बिना प्रवेश करके पुलिस तलाशी ले सकते हैं? पहला, मदिरालय। दूसरा, जुआ घर। तो जहाँ जुआ होता है, गैम्बलिंग होती है, वहां भी प्रवेश कर सकती हैं। तीसरा, आपका भ्रष्ट व्यक्ति जहाँ जुटते हैं यानी कि जहाँ करप्ट लोग जुटते हैं वहां भी। और चौथा, उच्च श्रृंखल व्यक्ति। उच्च श्रृंखल व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि जहाँ अपराधियों का जुटान होता है, यानी कि जहां अपराधी आपस में जुटकर आपका योजना बना सकते हैं, पुलिस को लगता है या अनैतिक या कोई अपराध कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति या दुष्चरित्र व्यक्ति कहिए, यानी कि कैसे व्यक्ति जो कैसे करेक्टर वाले हैं, गुड करेक्टर वाले की बैड बैड, वहां भी क्या कर सकती हैं? पुलिस वारंट के बिना प्रवेश और निरीक्षण। तो ये क्वेश्चन भी बनता है भाई कि कहाँ कहाँ पुलिस वारंट के बिना प्रवेश करके, यानी कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना प्रवेश करके उसकी तलाशी ले सकती हैं। तो 4 जगह याद रखिएगा। पहला, मदिरालय। दूसरा, जुआ घर। तीसरा, भ्रष्ट जहाँ लोग जुटते हैं। और चौथा, जहाँ बैड करेक्टर वाले लोग जुटते हैं, तो इनकी तलाशी ले सकती हैं। इसके लिए आपका मन तलाशी वारंट भी हल्का सा देखना है। और अगर स्थान की तलाशी लेनी है तो सीआरपीसी की धारा 93, 94 और 95, 93, 94, 95 प्लेस की सर्च के लिए खोज वारंट या तलाशी वारंट जारी होता है और तब तलाशी। लेकिन पुलिस एक्ट में ये 4 जगहों पर कैसे तलाशी? व वारंट के बिना की वारंट पर, वारंट के बिना। इस प्रकार आपका 23 थोड़ा बड़ी थी, 60 किया गया हल्का सा, नहीं तो और लंबा चल जाता। अब आइए 24। पुलिस अधिकारी इत्तिला इत्यादि कर सकेंगे। तो किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह कोई इत्तला मजिस्ट्रेट को दे और समन, वारंट, तलाशी वारंट या अन्य आदेशिकाएं निकाले जो अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार निकाली जा सकती हैं, एप्लीकेशन दे। तो यही एपीओ का कार्य देखना है। अब जब भी सेक्शन 24 पढ़िए तो पुलिस का ये कर्तव्य है। तो पुलिस ये कर्तव्य कैसे निभाती है? आपका मजिस्ट्रेट न्यायालय में आवेदन दे तो तुरंत यही एपीओ का कार्य भी देख लेना भाई, तुरंत पढ़ लेना है कि जो आपका एपीओ का कार्य होता है। देखिए, पुलिस सामान्यतः डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं देती। पुलिस जो भी आदेश मांगती है, सरकार ने एक सरकारी वकील मजिस्ट्रेट के न्यायालय में नियुक्त कर रखा है, उसके माध्यम से मांगा जाता है। उसके माध्यम से उसके माध्यम से आपका मांगा जाता है। और जो भी एप्लीकेशन दिया जाता है आपका किसके माध्यम से? एपीओ के। यानी कि अगर पुलिस चाहती है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय समन निकाले तो एपीओ के पास जाएगी और एपीओ कोर्ट में एप्लीकेशन फॉरवर्ड देंगे कि ये अभियुक्त के खिलाफ क्या निकाला जाए समन। और आपका पुलिस जाकर सामान्यतः एपीओ से कहती है। अगर पुलिस चाहती है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट कोर्ट निकाले तब भी एपीओ के माध्यम से
अगर पुलिस चाहती है कि किसी अभियुक्त को रिमांड पर लिया जाए, तब भी किसके माध्यम से एप्लीकेशन? एपीओ के ही माध्यम से दिया जाएगा। पुलिस चाहती है कि उद्घोषणा करे फरारी का न्यायालय, तब भी एपीओ। पुलिस चाहती है कि कुर्की का आदेश ले लिया जाए, तब भी किसके माध्यम से एप्लीकेशन दिया जाता है? एपीओ। यानी कि मुख्य कार्य एपीओ का ये है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखना, और पुलिस जो भी आदेश कोर्ट से निकलवाना चाहती है वह एप्लीकेशन किसके माध्यम से देती है? एपीओ। लेकिन पुलिस डायरेक्ट भी एप्लीकेशन दे सकती है अगर एपीओ साहब क्या रहें, गायब रहें, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपका एक प्रोसीजर बना है। एपीओ की नियुक्ति ही इसीलिए हुई है कि वह सरकार संघीय मामलों में, मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में आपका प्लीडिंग करेगी, यानी कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा लड़ेगी। किस मामले में? असंज्ञेय में नहीं, कॉग्निजेबल में। आइए धारा 25, 26, 27 को एक साथ पढ़ा जाता है। यहाँ से भी मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, प्री में भी क्वेश्चन बनता है। यानी कि मेंस में भी बना है, प्री में भी बना है। यहाँ से भी एक चांस रहता है आपका क्वेश्चन बनने का। देखिए, आपका एक तो सेक्शन याद रखना है, और आपका उत्तराखंड में भी ये क्वेश्चन बना था। वहाँ थोड़ा नियम, अब चूंकि पुलिस एक्ट नया बनाया गया है तो वहाँ नियम दूसरा था। ये बना था कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या लाबादा या लावारिस बिना क्लेम के अगर कोई चल संपत्ति पुलिस जब्त करती है, सीज करती है, तो वह किसके निर्देश के अनुसार उसका बयान करेगी? तो वहाँ सक्षम न्यायालय था। और पुलिस एक्ट में अभी पुराने में क्या है? डीएम। भाई आपका याद रखना है, धारा 25, 26 उत्तराखंड अब भूल जाइए, वो अलग नियम था, पूछा भी गया था। यहाँ भी पूछने का चांस रहता है। तो पहले तो आपका लावारिस या लाबादा या बिना दावे की या बिना क्लेम की प्रॉपर्टी बताया जाए, और तब आपका सेक्शन शुरू किया जाए। पहले भूमिका देखिए, कोरिलेशन भी करना है यहाँ। अगर कोई संपत्ति है और वह मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि चल संपत्ति है, अर्थात जंगम संपत्ति है, और बिना दावे की है, लाबादा है, लबदा न कर दीजिएगा, लाबादा, लाबादा मैंने बिना क्लेम के, कोई दावेदार नहीं है, तो पहले तो अन्य कानूनों में जोड़िए। पुलिस एक्ट तो बाद में हम पढ़ाएंगे ही। 7-8 कानून, 6-7 नियम आपको दिमाग में बैठाने हैं। पहला नियम जूरिस्प्रूडेंस से पूछा जाता है, पिछली बार आया भी था, गुड फाइंडर का आया था। भाई पिछली बार ये में एक क्वेश्चन 2018 में आया था, गुड फाइंडर, यानी कि जिस चल संपत्ति पर पहले से किसी का पजेशन न हो, तो जो सबसे पहले पजेशन या कब्जा प्राप्त कर लेता है वह गुड फाइंडर कहलाएगा। अगर स्वामी नहीं मिलते तो वह कब्जाधारी ही हकदार होगा उस मूवेबल प्रॉपर्टी का। ये केस पूछा गया था, तो आर्मरी का केस है। केस याद रखिएगा, पिछली बार गुड फाइंडर का उदाहरण दिया था और केस पूछा था। तो कौन सा केस है? आपका पहला केस भी है कब्जे पर, और इसी केस में गुड फाइंडर की क्या की गई बात? आर्मरी का केस। दूसरा नियम देखिए, एक होता है रेशनलियस वस्तु। रेशनलियस थिंग्स का मतलब स्वामी विहीन वस्तु, जिसका कोई स्वामी न हो। तो अगर जिस वस्तु का कोई स्वामी न हो, तो जो व्यक्ति उस पर पजेशन पा लेगा वही उसका स्वामी माना जाएगा। ये नियम है। तुरंत इसको जोड़कर पढ़ लेना है एविडेंस में। एविडेंस की जो धारा 110 है, 110 है, वह पिछली बार यूपी जे में भी आई और पिछली बार यूपी एपीओ में भी आई है, दोनों में आई है भाई क्वेश्चन।
आपका ये आप बता माने ये है आपका 110 में कि पोजेशन या कब्जा ओनरशिप का यानी कि स्वामित्व का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। यानी कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। ये एविडेंस की किस धारा में है? तो 110 याद रखिए। कब्जे के बारे में प्रिजम्पशन की बात एविडेंस में कहाँ की गई है? तो आपका 110 में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है तो अगर स्वामी नहीं मिलते हैं तो वह कब्जे के आधार पर क्या हो जाएगा? स्वामी। याद रखिए एविडेंस की कौन सी धारा है? आपका 110 दोनों में पूछा गया था। इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट में देखना है कि अगर कोई लावारिस संपत्ति पाता है तो उसका उत्तरदायित्व क्या होगा? लाइबिलिटी क्या होगी? तो कॉन्ट्रैक्ट की धारा 71 याद रखना है। ये भी लगातार जे में क्वेश्चन बनता है। उसकी मालिक हो जाएगा तो विबंध पैदा होगा तो उपनिधाता जैसा कर्तव्य होगा। बेली या उपनिहिती जैसे कर्तव्य होगा तो क्या कर्तव्य होगा? मालिक बन गया कि उपनिहिती? यानी कि बेली। बेली का मतलब ये हुआ कि वह जितनी सुरक्षा अपने सामान की करता है उस सामान की भी उतनी सुरक्षा करे और मालिक को खोजे। अगर मालिक नहीं मिलते हैं तब यूज करे, ये न कि पहले यूज कर ले। पहला कर्तव्य क्या है? मालिक को खोजे और तुरंत आपका कॉन्ट्रैक्ट की एक धारा पढ़नी है 169 और 71 के साथ जोड़कर पढ़िएगा। कौन सी संविधान नियम की धारा? कब माल पड़ा पाने वाला उसे बेच सकेगा? ये बिहार जे का क्वेश्चन है। तो जब माल की कीमत का 2/3 पैसा मालिक को खोजने में लगा दिया। यानी कि एक मोबाइल 9,000 का था, मालिक को खोजना शुरू किया, 6,000 बेचारा खर्चा कर चुका तो अब मोबाइल वह क्या करेगा? बेच सकेगा। 2/3 याद रखिए। सामान की कीमत का कितना खर्चा हो चुका है मालिक को खोजने में? 2/3। आईपीसी में पिछली बार क्वेश्चन आया था, 3-4 क्वेश्चन बताया गया यानी कि 7-8 क्वेश्चन अभी कवर हुए जो बिहार यूपी तमाम राज्यों में अभी हाल में ही पूछे गए थे। बस ये कोरिलेट करके यूपी में भी आया था पिछली बार, देखिए कैसे क्वेश्चन बना था। अगर कोई व्यक्ति चल संपत्ति पाता है लावारिस तो ऐसी दशा में आईपीसी का 2 सेक्शन काम करेगा 403 और 404। अगर चल संपत्ति पाता है लावारिस तो 403 और अगर मृत मर गया है कोई व्यक्ति उसके पास संपत्ति है उसको पाता है तो 404। तो मृत व्यक्ति का आ जाए तो 404 और सामान्य आए तो अब मान लीजिए एक घड़ी थी, घड़ी पर ही उदाहरण देखा जाए। एक घड़ी पाया तो पहला कर्तव्य उसका क्या है कि घड़ी के मालिक को खोजे कि न खोजे? भाई खोजे कि न खोजे? तो 3-4 हम बता रहे हैं उदाहरण जो अटैक करता है। एक घड़ी गिरी थी, ए उसे उठाया तो बताइए उठा लिया तो क्या उठाने मात्र से अपराध कर दिया? नहीं। दूसरा फिर उठा लिया का मतलब ये हुआ कि वह उठाया है, अभी मालिक को क्या करेगा? खोजेगा। और इसी में हल्का सा एक शब्द चेंज कर ले कि ये एक घड़ी गिरी थी, अपने लिए उठा लेता है तो जैसे ही शब्द क्या आ जाए? अपने लिए, इसका मतलब कि उसका इरादा मालिक को खोजने का नहीं है तो ये ऑफेंस होगा। और किस धारा में? 403 में। कौन सा अपराध होगा? आपराधिक दुर्विनियोग। फिर इस उदाहरण को देखिए, उठा लेता है कोई भी चल संपत्ति तो कोई अपराध नहीं। और इसी में पिछली बार एपीओ में एक शब्द जोड़ दिया, अपने लिए उठा लेता है
इसका मतलब कि वह अपने यूज के लिए उठा लेता है, उसका इरादा मालिक को खोजने का नहीं है। तो किस धारा के तहत अपराध किया? आपराधिक दुर्विनियोग मैंने 403 कौन सा अपराध किया? आपराधिक दुर्विनियोग। फिर पिछली बार एपीओ का ही क्वेश्चन दूसरा मॉडल इस पर बन गया कि आपराधिक दुर्विनियोग की संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, मुएबुल की अमुएबुल की दोनों, चल की अचल की दोनों। तो केवल और केवल किस संपत्ति का? चल। इसको सीआरपीसी एक बचा है सेक्शन, उसको देखा जाए। सीआरपीसी का सेक्शन 102 देखना है कि पुलिस कुछ संपत्तियों को क्या करती है? जब्त करती है, जो लावारिस इत्यादि हैं या जिसका प्रयोग अपराध में किया गया है। तो सीआरपीसी की किस धारा में? तो मेंस में भी आया क्वेश्चन 102। एक बाइक का उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक बाइक थी, एक व्यक्ति खड़ा करके रोड पर और चला गया बाहर। पुलिस ने ये समझा कि ये लावारिस हैं, लाबादा हैं, चल संपत्ति हैं। पुलिस ने अभिगृहित किया, अभिगृहित करके थाने में ले गई। तो जब तक जीडी में या स्टेशन डायरी में, जनरल डायरी में दर्ज न हो जाए, तब तक तो थाने से आप लेन देन करके गुहार करके क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड में आ गया गाड़ी का नंबर, अब थानेदार को जल्दी पावर है, पावर, लेकिन जल्दी छोड़ते नहीं है। पावर है, उसमें आपका दिया है कि आपका बांड भरवाए, गारंटी ले, और गारंटी लेकर क्या करे, बाइक को दे दे। लेकिन छोड़ते नहीं है, कहते हैं कि जाकर अब कोर्ट जाइए, कोर्ट से रिलीज आर्डर लाइए, और रिलीज आर्डर जब लाएंगे तब हम आपको बाइक क्या करेंगे, दें। तो जब तक कागज पर न चढ़ाओ तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और कागज पर एक बार चढ़ गया कि ये बाइक इस नंबर की आई है लावारिस, तो लावारिस संपत्ति का मामले में, तो ऐसी लावारिस वस्तुओं के मामले में हमारा पुलिस एक्ट भी प्रावधान करता है। अब तीनों धाराएं रट कर जाइएगा। सेक्शन 25 में पुलिस द्वारा आपका जो लाबादा या लावारिस बिना क्लेम के जो मुएबुल प्रॉपर्टी है उसको जब्त करना, अभिगृहित करना, सीज करना। अब ये पूछा गया सीज करके पुलिस क्या करेगी? तो लिस्ट बनाकर, और सामान की लिस्ट बनाकर किसको भेजेगी? डीएम को, जिला मजिस्ट्रेट को। तो धारा 25 में भेज दी, तो 26 में डीएम एक उद्घोषणा जारी करेंगे कि जो भी इस चल संपत्ति का मालिक है आए और कितने दिनों के अंदर आकर अपना दावा सेट करे। 6 माह रटे रहे, कितना दिन? और अगर कोई व्यक्ति दावेदार नहीं आता या 6 माह के अंदर नहीं आता या आ तो जाता है लेकिन क्लेम को साबित नहीं कर पाता कि ये सामान हमारा है, तो कितने दिनों बाद वह संपत्ति बेच दी जाएगी? 6 माह बाद। लेकिन हाँ, पैसा कहाँ जाएगा? राज्य सरकार के पास। कितने दिनों बाद सामान था? लेकिन लेकिन ये खतरनाक है। लेकिन अगर डीएम की राय है कि लेकिन डीएम चाहें तो सीआरपीसी की धारा 495 का में आ जाता है मामला, तो कभी भी बेचने का आदेश दे सकते हैं, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। तो पहले धारा बनाए तब बैरक चला जाए। पुलिस जब्त करती है, लिस्ट बनाकर किसको भेजती है? डीएम को। कौन सी संपत्ति जब्त करती है? चल के अचल की दोनों। चल की धारा में 25। आपका डीएम उद्घोषणा की धारा में करते हैं 26। कितने माह का समय देते हैं हक साबित करने के लिए? 6 माह। कोई नहीं आता तो संपत्ति क्या होगी? बेची जाएगी। और किसके बयानाधीन रहेगा पैसा? राज्य सरकार। लेकिन कुछ दशाओं में तत्काल भी बेची जा सकती हैं। तो तत्काल वाला भी नियम हम बता रहे हैं। पहले तो अब सेक्शन वाइज एक एक बार पढ़ लिया जाए। वैसे सेक्शन में आपका 1% ही बचा रह गया, सब कुछ तो बता ही दिया गया। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि एक बार धाराओं को पढ़कर उसको भी क्या किया जाए,
लेकिन सब कुछ बता दिया गया। वहीं आपका जो 459 सीआरपीसी जा रहा है, वहां से भी अलग से एक क्वेश्चन एपीओ में बनता है, वहीं अभी हम डिटेल में बताएंगे। देखिए 25 भाई, पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इसके बयान की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे। तो क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में मॉडल बना था, यहाँ भी बन सकता है कि चल संपत्ति के बाबत किसके आदेशों के अधीन पुलिस वाले होंगे। तो क्या लिखा गया है आपका मजिस्ट्रेट के, लेकिन आगे शब्द लिखा है डीएम आपका, तो हेडिंग काम नहीं करेगी और अंदर का बेरेट काम करता है। देखिए 25 भाई, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सब बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में ले और उसकी तालिका किसको भेज दे, लिस्ट बनाकर किसको भेजे, जिला का मजिस्ट्रेट और जिला के मजिस्ट्रेट से मार्गदर्शन लेकर उस संपत्ति के बयान के बारे में कार्य करे। यानी कि डीएम जैसा आदेश दें वैसा वह पुलिस वाला उस संपत्ति के बारे में कार्य करे। आगे 26 देखिए, मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध या डिटेन कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। तो बताया गया कि मजिस्ट्रेट संपत्ति को जब्त कर लेंगे, डिटेन कर लेंगे, परिरुद्ध कर लेंगे और एक उद्घोषणा निकालेंगे सार्वजनिक कि जो भी व्यक्ति इसका मालिक है कितने माह के अंदर उद्घोषणा के 6 माह। तो देखिए बता दिया भाई, आपका जिले का मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उन वस्तुओं का जिनके रूप में वह है विनिर्देश करते हुए और यह अपेक्षा करते हुए उद्घोषणा निकाल सकेगा कि कोई व्यक्ति जो उस पर कोई क्लेम या दावा रखता है ऐसी उद्घोषणा की तारीख के कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर एपीयर या उपसंजात हो और अपने दावे को साबित करे, यानी कि अपने अधिकार को क्या करे, स्थापित कि ये चल संपत्ति क्या है मेरी। खंड 2 देखिए, सीआरपीसी की धारा पुरानी दिया है, इसमें निर्दिष्ट संपत्ति को लागू होगी। इसका मतलब ये हुआ, आपका कह सकते हैं कि ऐसी संपत्ति के बारे में जो ये सीआरपीसी की धारा दी गई है, क्योंकि वह आपका पुरानी धारा दी गई है और अब आपका सीआरपीसी चेंज हो गई है, लेकिन पुलिस एक्ट तो चेंज हुआ नहीं। तो देखिए इसको भाई अच्छे से, जो ये धारा सीआरपीसी की बेयर एक्ट में लिखी गई है, तो फिर कल हम बताए थे, फिर एक बार हम बता रहे हैं। पहली बार पूरे भारत के लिए सीआरपीसी कब बनी? 1882। दूसरी बार कब बनी? 1898, जिसमें 565 धाराएं थी, बहुत भारी भरकम थी। तीसरी बार कब बनी? 1973, जिसमें 484 धाराएं हैं। तो चूंकि पुलिस एक्ट तो पुराना चल रहा है, तो वहाँ तो पुरानी सीआरपीसी का उल्लेख है, तो उसको नई सीआरपीसी से जोड़कर पढ़ेंगे। तो जो ये धारा लिखी गई है, आपका कह सकते हैं ये 525 जो धारा लिखी गई है, ये जब हमारी नई सीआरपीसी बनी तो ऐसा प्रावधान 459 सेक्शन में किया गया। तो अब 425 आप नहीं पढ़ेंगे, कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे नई सीआरपीसी का? 459। एपीओ में क्वेश्चन अच्छा बनता है, क्योंकि 10 रुपया की जगह आपका कितना इसमें किया गया है? 500। देखिए भाई, 459 धारा एक बार पढ़िए, फिर एक बार देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्ट आपने ये बनाया कि भाई पुलिस जब चल संपत्ति को जब्त करती है तो ऐसी दशा में एक संपत्ति का लिस्ट बनाएगी, किसको भेजेगी? डीएम साहब को, और डीएम के आदेश के अनुसार उस संपत्ति का बयान किया जाएगा। धारा 26 बताती है कि उद्घोषणा होगी, उद्घोषणा में कितना समय दिया जाएगा? 6 माह। डीएम करेंगे कि जो भी दावेदार हो आकर अपना दावा क्या करे, प्रूफ करे। अब ये कि अगर संपत्ति कुछ दशाएं ऐसी हैं जहां की
जो प्रॉपर्टी है वह 6 माह के इंतजार के पहले ही डीएम के आदेश से बेची जा सकती है। तो इसके लिए किस सेक्शन के प्रावधान के तहत डीएम कार्य करेंगे? सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत? 419। यानी कि अगर जिला मजिस्ट्रेट चाहें तो 6 माह के पहले भी ऐसी संपत्ति को बेचने का या सेल का आदेश दे सकते हैं। और किस धारा के तहत? सीआरपीसी 459। अब 3 कंडीशन है कब आपका तत्काल या कुछ समय बाद भी बेचने का आदेश डीएम द्वारा हो सकता है। तीनों कंडीशन याद करना है। देखिए पहला कंडीशन, अगर ऐसी संपत्ति प्रकृतिया क्षयशील हो, यानी कि चल संपत्ति तो मिली है लेकिन उसका नेचर ऐसा है कि ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, तो आपका डीएम साहब क्या करेंगे? तुरंत बेचने का क्या देंगे? आदेश। मान लीजिए पनीर ही गिरा हुआ मिल गया 200 किलो, तो डीएम साहब पुलिस ने जब्त किया तो पहला नियम तो खुद ही खा ले बना के। अगर ईमानदार निकला तो लिस्ट बनाकर तुरंत डीएम के यहाँ भेजा, 2-3 दिन में खराब हो जाएगा तो डीएम तत्काल आदेश दें कि ये संपत्ति क्या है, आपका क्षयशील है, तुरंत क्या किया जाए? बेचा जाए। फिर उस घोषणा करे, जो आएगा तो पैसा उसको संपत्ति मिलेगी कि पैसा, लेकिन कितने माह में आ जाए? किस तारीख से 6 माह गिना जाएगा? संपत्ति मिलने के दिन के कि उद्घोषणा के? उद्घोषणा। दूसरा देखिए, यदि जिला मजिस्ट्रेट की राय में उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए हो, यानी कि अगर डीएम ये समझते हैं कि अगर अभी बेच दिया जाए तो स्वामी को क्या होगा? बेनिफिट होगा। यानी कि 10 रुपया किलो अमूमन प्याज है, इस समय 40 रुपया किलो चल रही है, तो यही मौका है बेचने का। हो सकता है अगले माह कम हो जाए दाम, तो डीएम चाहें तो बेच सकते हैं। जब दूसरा कंडीशन क्या निकला कि अगर डीएम किराए में बेचने से क्या हो? स्वामी को फायदा। और तीसरा मूल्य याद रखना है, यदि संपत्ति का ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम हो तो डीएम कभी भी बेचने का आदेश दे सकते हैं, तत्काल भी। आपका 6 माह इंतजार करने की आवश्यकता। तो 500 रुपया एपीओ में पूछा गया, सतर्क रहना है। ये जो 500 की रकम दी गई है, 500 की 500 से अधिक की 500 से कम, पहला क्वेश्चन कितना लिखा है? 500 से कम। दूसरा नियम ये आपका पूछा गया है पीओ में कि ये संशोधन कब किया गया। तो ये जो संशोधन किया गया 2005 में और 2006 से लागू हुआ, 23/6/2006 से 23 जून 2006 से इसे लागू किया गया। किस तारीख से? 23 जून 2006। पहले रकम एपीओ में प्री में आ चुका, अंडरलाइन करिएगा। ये रकम पहले कितनी थी? 10 रुपया। अब लोग भ्रम में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि लोग समझते होंगे कि अचानक कितना गुना बढ़ गया दाम, 100 रुपया होगा। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये तर्क नहीं काम करेगा कितना कैसे बढ़ गया। पर संसद ने संशोधन करके बढ़ाया, तो पहले कितना था ये रकम? 10 रुपया से कम। अब कितना हो गया? 500। तो कितनी दशाओं में डीएम 6 माह के पहले भी प्रॉपर्टी को बेचने का आदेश दे सकते हैं? 3। पहली कंडीशन बताइए कौन सी थी? संपत्ति क्या थी? क्षयशील। दूसरा, बेचना किसके बेनिफिट के लिए? और तीसरा, संपत्ति का मूल्य कितना से कम हो? और उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। सीआरपीसी से भी 1-2 क्वेश्चन बन गया। अब आइए धारा आपका 27 देखा जाए। 27 ये है, भाई उद्घोषणा जारी हुई, कोई दावेदार हाजिर ही नहीं हुआ। तो अब बताइए, जब कोई दावा ही नहीं हुआ या दावेदार हाजिर हुआ और अपना दावा न्यायालय में प्रूफ ही नहीं कर पाया, तो सामान्यतः कितने दिनों बाद वह प्रॉपर्टी डीएम के आदेश से विक्रय की जाएगी? कितने दिन बाद? 6 माह बाद। लेकिन 3 कंडीशन में डीएम फिर याद रखिए,
तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है जो हमने बताया। सामान्यतः कितने दिन बाद, और जो पैसा आएगा वह किसके बयानाधीन होगा, चाहे 26 के तहत तत्काल बेची गई हो या 27 के तहत कितने महीने बाद बेची गई हो, 6 माह। तो किसके बयानाधीन होगा? तो कोई समस्या हो तो बताइए। बहुत ज्यादा कोरेट किया गया, 8-10 क्वेश्चन आज बताया गया, जो अभी मैंने 10-15 मिनट में आपका 10 क्वेश्चन लगभग मैं बताया हूँ, जो जे एपीओ में लगातार आ रहा है। इसके बाद 28 पढ़ाई दी गई है। 28 किसकी पूरक धारा है? 8 और 8 एक की, दोनों की मारिएगा। अभी 8 पढ़ाना है। नागरिक उड्डयन किसी दिन पढ़ाते हैं बीच में। 8 और 8 ए की पूरक धारा कौन है? 28। जब कोई व्यक्ति पुलिस में नियुक्त होता है तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब वह पुलिस न रहे तो सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी को वापस करे, और अगर तुरंत वापस करे, वापस नहीं करता, तो किस धारा के तहत दंड का भागी होगा? 28 के तहत। दंड की मात्रा याद रखिए। कितना दंड? रट कर जाइए। 6 माह का कारावास या 200 रुपया जुर्माना, या दोनों। रट कर दंड जाइए। पूछा जा चुका है कितना? 6 माह ना। 6 माह का कारावास या 200, ये न्यायिक दंड दिया जाता है कि विभागीय? न्यायिक दंड। न्यायालय में मुकदमा चलेगा, न्यायालय में ये साबित किया जाएगा कि ये साज सज्जा लेकर क्या हुआ, भाग गया। तो भाई भैया एक बार देख लिया जाए। साज सज्जा की भी तो बात की जाएगी। देखिए 28 बस इतना प्री के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक बार हम बेरक सतर्कतावश पढ़ रहे हैं ताकि कोई बात जो 1% छूट भी गई हो वो भी न छूटे। सप्लीमेंट्री याद रखिए किसकी पूरक है? 8 की 8 है कि दोनों की? दोनों की। देखिए आपका भाई, पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाला व्यक्ति, तो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रत्येक व्यक्ति जो अपना प्रमाण पत्र, वस्त्र, साज सज्जा, नियुक्तियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को, यानी कि आपका राइफल वाइफल मैगजीन सब, राइफल और मैगजीन आपका सब, डंडा उंडा सब, ये नहीं लेकर घर भाग जाना है रिटायर होने पर। साज सज्जा मतलब वर्दी भी। अगर आपका हथियार दिया गया, हथियार आयुध भी, बिल्ला वाला सब, ये नहीं कि अब जाकर गांव में पहनकर घूमिए कि आज भी मैं क्या हूँ, पुलिस वाला हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद विभाग वाले ही नहीं पूछते कि आप कौन थे, क्योंकि दौड़ा देते हैं खूब। थे तब थे। तो जब तक व्यक्ति पद पर रहता है, पद का नशा रहता है, और जैसे ही पद से क्या करता है, उतरता है, अगर उसी नशे में रहेगा तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। अब नशा उतार लेना चाहिए, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब मैं अपने पद से क्या हूँ, उतर गया हूँ, अब एक सामान्य आदमी हूँ पद पर। जो लोग स्वीकार नहीं कर पाते, 2-3 साल में देखोगे हार्ट अटैक हो जाता है, बीपी के मरीज, जाकर देखेगा पुलिस वालों को, रिटायर के 2-3 साल के बाद 50 रोग होगा। और जो आपका ये है कि हम अब रिटायर हो गए हैं खेती करेंगे, उसको नहीं होगा। जिसको घमंड था कि हम थे तो ये करते थे, तो ये करते थे, तो अब तो रिटायर हो गए। जब करते थे इनकाउंटर 50 किए थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। अब तो क्या हो जाइए, शांत हो जाइए। तो अगला देखिए आपका, तत्काल परिदत्त नहीं करता है, नहीं तुरंत परिदत्त करे, देर न करे। और नहीं करता तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दो सिद्धि, यानी कि ये न्यायिक दंड है, विभागीय नहीं। कहाँ दंड? न्यायालय में मुकदमा चलेगा। अगर ये साबित हो जाता है कि साज सज्जा हथियार उथियार लेकर क्या हो गया, प्रमाण पत्र फरार, वापस ही नहीं किया तत्काल, तो कितनी सजा? 6 माह का कारावास या 200 रुपया जुर्माना, या दोनों। 29 आ जाइए, कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियां। तो फिर 29 में पिछली जितनी धाराएं आप पढ़े हैं, जब भी सेक्शन 29 पढ़िए तो कोरिलेट करके पढ़ते रहना है। एक एक सेक्शन पढ़िए, उसके लिए दंड पढ़ते रहिए। तो पहले तो 29 में दंड देख लेना है कितनी सजा है, तो सजा रट कर जाना है।
3 मास के वेतन के बराबर जुर्माना या 3 मास तक का कारावास या दोनों। ये न्यायिक दंड है कि विभागीय दंड है? न्यायिक दंड है। कौन देता है? न्यायालय। न्यायालय कब देगा? जब ये सब बातें कोर्ट में क्या हो जाए? साबित। तो बताइए 28 धारा 7 कैसा दंड था? बताइए विभाग। 28 29 कैसा दंड है? धारा 7 कैसी जांच थी? विभागीय। और धारा 35 कैसी जांच आएगी? न्यायिक। 4 धारा एक साथ फिर मैं बता दूं। धारा 7 विभागीय जांच, धारा 7 विभागीय कार्यवाही, विभागीय दंड, धारा 28 29 न्यायिक दंड न्यायालय देता है। धारा 7 विभागीय जांच पूछा गया था पिछली बार भी कई बार, और धारा 35 अभी नहीं पूछा है। अब अगला क्वेश्चन वही अटैक करेगा कि जुडिशियल इंक्वायरी की धारा में है, तो अगली धारा बताई जाएगी कौन सी? 35। अब देखिए अभी इंग्लिश वाले सर आए तो नहीं ना हो, देखिए तो नहीं आए तो पढ़िए। हाँ देखिए अब धीरे धीरे समय बढ़ाया जाएगा। अब अगले हफ्ते से हो सकता है 10-15 मिनट और भाई चाहिए, ताकि एविडेंस कम से कम 1 घंटा चले। तो नहीं 7 बजे से मुश्किल है, 7:15 तो हो ही जाएगा। इधर 9:30 तक किया जा सकता है, 2 घंटा चले। इंग्लिश वाले सर 45 मिनट पढ़ाएं, क्या करना है? 40-45 मिनट पढ़ाएं तो किस। हाँ नहीं वो तो करना ही पड़ेगा 2-4 दिन बाद। अभी चल रहा है भाई, जब और आएगा नजदीक डेट के और कंफर्म हो जाए तो थोड़ा बहुत तो स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। वैसे आज काफ़ी खींचा गया, स्पीड में आदमी है, कोई कम नहीं है, स्पीड काफ़ी स्पीड में है। और कहेंगे तो इससे भी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इतना पर्याप्त है। स्पीड इतना क्रैश कोर्स में पर्याप्त है, नए लोगों को भी समझ में आए, ये नहीं कि भाई। तो देखिए 29 भाई, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो कर्तव्य के किसी अतिक्रमण या सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम या विनियम, तो कर्तव्य के किसी अतिक्रमण यानी कि जो पुलिस अधिकारी का कर्तव्य था उसका वह वायलेशन किया। तो अब क्या क्या कर्तव्य था? तो मुख्य कर्तव्य तो धारा 23 में बताया गया था, तमाम कर्तव्य बताए गए। अगर पुलिस अधिकारी मान लीजिए न्यायालय ने वारंट जारी किया और वारंट के निष्पादन में उपेक्षा बरत दिया, या सक्षम अधिकारी ने आदेश दिया और आदेश के पालन में क्या बरत रहा है, तो सेक्शन 23 में जितने प्रावधान हैं अगर उनका वायलेशन और भी है करता है कोई पुलिस अधिकारी, तो इसके लिए सेक्शन 29 के तहत उसके खिलाफ न्यायालय में क्या चल सकता है? मुकदमा। और वह सजा पा सकता है। तो सजा कितनी पा सकता है? लगातार बताया जा रहा है 3 मास के वेतन के बराबर जुर्माना या 3 माह का कारावास या दोनों। अगला आइए, ये तो हुआ आपका कर्तव्य का सम्मत सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम या विनियम का वायलेशन करता है, तो नियम बनवाइए। राज्य सरकार पुलिस वालों के लिए नियम बनाती है सेक्शन 2 में, और इस नियम का अगर कोई पुलिस अधिकारी वायलेशन करता है तो वह सजा का हकदार होगा। कि धारा में 29 यानी कि धारा 2 से भी जोड़कर पढ़ना है। फिर नियम बनाइए। डीजीपी और आईजी भी नियम बनाते हैं राज्य सरकार की मंजूरी से धारा 12 के तहत, और इन नियमों का अगर कौन उल्लंघन कर दे आपका कोई पुलिस वाला, तो वह दंड का भागी होगा। कि धारा में 29 यानी कि 29 धारा 23 से भी अटैच है, धारा 2 से भी अटैच है, धारा 12 से भी अटैच है। अब नियम हो गया, नियम के बाद विनियम दिया गया है। तो बताइए विनियम बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। तो किस धारा में पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन बना सकती है?
पहले दिन ही बताया गया था, फिर मैं दोहरा रहा हूँ। पुलिस अधिनियम का सेक्शन जो 46 है, वह राज्य सरकार को ये पावर देता है कि इस अधिनियम को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए वह इससे संगत नियम या विनियम बना सकती है। तो क्या उत्तर प्रदेश राज्य ने रेगुलेशन बनाया है कि नहीं बनाया है? किस सन में बनाया? 1861 में ही। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, हिंदी में उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861, जिसमें कि टोटल कितने अध्याय हैं? 37, और धारा न देकर पैरा है 554, और 5 एनेक्जर हैं, यानी कि परिशिष्टि कितनी है? 5। तो कितने अध्याय हैं? 37। आपका कितने आपका धाराएं हैं? 554। कितनी पैरा कितनी है? 554। कितनी परिशिष्टि है? 5। रट्टा मार कर जाइए, वो चलेगा, धाराओं के बाद वहीं पढ़ा जाएगा। 2 250 तो पैरा पढ़ना ही है। तो राज्य सरकार अगर धारा 46 का सहारा लेकर कोई रूल बनाई है, रेगुलेशन, और कोई पुलिस वाला उसी का क्या करता है? वायलेशन, तो बताइए पुलिस अधिनियम की किस धारा के तहत वह दंड का भागी होगा? आपका 29। विभागीय कार्रवाई तो अलग चल ही सकती है, ये कहाँ कार्रवाई चलेगी? कोर्ट में। भाई न्यायिक कार्रवाई है, विभागीय नहीं, ये सब है। 28 29। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द आपका है, कह सकते हैं विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग करता है या उपेक्षा करने का दोषी है। बता ही दिया गया, या तो नियम विनियम या आदेश को क्या करता है? वायलेशन। जैसे हमारे डीजीपी थे, सरकार जो भी कार्यपालक के आदेश डीजीपी को जारी करती थी, लापरवाह हो गए थे, यानी कि बहुत उपेक्षा बरतते थे, तो सरकार ने उनका क्या कर दिया? ट्रांसफर। जब आप लापरवाही ही बरतेंगे तो यहाँ से जाइए, कोई सक्रिय कार्यकर्ता आएगा जो सरकार के निर्देशों का क्या करे? पालन। अब आइए, उपेक्षा करने का दोषी है, या जो अपने पद के कर्तव्यों से बिना अनुज्ञा के या बिना 2 मास की कालावधि की पूर्व सूचना दिए प्रत्याहृत करता है, तो इसको कौन सी धारा से जोड़ेंगे? तो त्याग पत्र पर कौन सी धारा रोक लगाती है? 9। भाई कौन सी धारा? त्याग पत्र का रिजाइन का रूल बनाती है कि बार करती है? रिजाइन को बार करती हैं। तो कोई पुलिस अधिकारी कैसे रिजाइन दे सकता है? या तो वरिष्ठ अधिकारी क्या दे दे? अनुमति, या 2 माह पहले सूचना दिया हो और एसपी साहब उस पर क्या हो जाएं? रजामंद। क्या बिना सहमति या रजामंदी के वह पद त्याग कर सकता है कि नहीं? अगर कर देता है, यानी कि बिना अनुमति के ही नौकरी छोड़कर क्या होता है? भाग जाता है, तो किस धारा में दंड का भागी होगा? 29 में। कितना दंड मिलेगा? 3 माह के वेतन के बराबर, या कितना कारावास? 3 माह। तो इसको सेक्शन 9 से भी कोरिलेट हो रहा है। अगला देखिए, या जो छुट्टी पर अनुपस्थित होने पर ऐसी छुट्टी के अवसान पर बिना युक्त कारण के कर्तव्य पर अनुपस्थित नहीं होता, यानी कि इसका मतलब कि छुट्टी पर गया और जितने दिन छुट्टी लिया उससे ज़्यादा रह गया और कारण भी नहीं बताया। तो कारण लोग बता देते हैं कि हम बीमार पड़ गए हैं हजूर, हमारे घर में ट्रेजेडी हो गई है। तो कम से कम जाकर सरकारी अस्पताल में 1 रुपया का एक पर्चा कटवाइए। डॉक्टर कोई रोग न हो, डॉक्टर के पास जाइए और कहिए कि गर्मी लग गई है और आपका लू लग गया है, शरीरिया पिरो रहा है, यानी कि पुरवैया चल रहे हैं। तो क्या होता है पुरवैया में? शरीर बड़ी दर्द करता है, यानी कि जो पुराने जख्म रहते हैं, यानी कि आपका वे बार बार क्या करते हैं? दर्द करते हैं। देखिएगा, अगर कहीं चोट वोट लगी हो और अगर पूरब से हवा चले तो एक बार अनुभव करिएगा, हाथ में अगर कहीं पैर में लगा हो तो निश्चित तौर पे वो दर्द क्या होगा? यानी कि पुराना जिन बोतल से क्या आ जाएगा। और लास्ट में पुराना प्रेमी सामने आ गया तो विवाह क्या हो गया?
टूट गया। देखें कि नहीं, आपका जयमाल हो गया, तब तक पुराना प्रेमी क्या हो गया, आ गया स्टेज पर, मचा हंगामा। और हंगामा मचा तो नया दूल्हा क्या क्या बारात भाग गया। सोचा कि अब क्या हो, अब यही हो कि भागना ही उचित है, नहीं तो कहीं हम भी फंस जाएंगे तो और दिक्कत होगी। इसलिए क्या है, तो जब तक सातवां फेरा पूरा न हो जाए, ये भाई जरूरी नहीं है कि विवाह हो। अभी पेपर में निकला था अभी कि आपका जयमाल हो गया, तब तक बाइक को लेकर घराती बारातियों में मारपीट हो गई, और मारपीट हो गई तो दूल्हा पक्ष क्या हुआ, भाग गया। उसके बाद इस मैंने लड़की ने आत्महत्या कर ली, अभी पेपर में भी आया था। तो मैंने लड़की ने बेइज्जती समझकर आत्महत्या कर ली। तो भाई ऐसा नहीं करना है, ये उदाहरण बताया जा रहा है, ये नहीं कि उदाहरण को उदाहरण से लीजिए। हाँ, एकदम सक्रिय रहे, अधिकारों के लिए लड़ना है, आत्महत्या करके थोड़े भागना है भाई। जब मैं हूं तो गम किस बात का है भाई, कहेंगे तो दिन भर पढ़ा दिया जाएगा और रटवा दिया जाएगा, यहीं बैठा कर, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लोग हम पर विश्वास करते हैं कि सर क्लास में ही क्या करेंगे, रटवा देंगे, कंपटीशन तो निकलवा ही देंगे अगर मैं थोड़ा बहुत सक्रिय रहा तो। लेकिन भाई विधि सक्रिय की सहायता करती है, निष्क्रिय की नहीं। इसका मतलब भले क्रैश कोर्स चल रहा हो ना आए तो आप पूछिए, भाई क्वेश्चन पूछने पर बीच में कोई रोक नहीं है। लेकिन अब पता नहीं क्यों ना तो शाम को कोई पूछ रहा है ना सुबह, जबकि पूछना चाहिए भाई। नहीं ठीक है, बता दे रहे हैं, फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको पूछे। या तो लोग सब जानते हैं या जानते ही नहीं, न पूछने का मतलब कि कुछ नहीं जानते। ठीक है, देखिए इसको खत्म कर दिया जाए भाई आपका। या जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में लगता है, तो आपका फिर सेक्शन कौन सा है, तो बताइए। पुलिस अधिकारी पुलिस के कर्तव्य करेंगे कि कोई अन्य कार्य करेंगे। पुलिस के कर्तव्य सेक्शन 10, कौन सा सेक्शन था। और अगर किसी अनुमति से वह अन्य नियोजन में लग सकते हैं, डीजीपी, डीजीपी या आईजी। उत्तराखंड में थोड़ा भिन्न था नियम, राज्य सरकार था। यहाँ आपका अभी भी क्या है, धारा 10 एक बार देखे तो सही है ना भाई, बैक होके देख, हल्का सा भी संदेह हो तो भाई आपका देख लेना, दो ही प्राधिकारी है ना, यानी कि कौन कौन प्राधिकारी हैं, डीजीपी और कौन सा है आपका आईजी। और अगर बिना डीजीपी या आईजी के परमिशन के पुलिस से भिन्न नियोजन या कार्य में लग जाता है, तो वह किस सेक्शन के तहत दंड का भागी होगा, 29, यानी कि 10 का उल्लंघन भी किस धारा में दंडनीय है, 29। बहुत बड़ी धारा निकली, यानी कि कई धाराओं को अपने में ये क्या कर रही है। और इससे अच्छा तरीका यही है कि जो जो बातें हैं, जहां जहां धाराओं में है, एक बार धारा भी तैयार हो जाएगा, भूले रहेंगे तो। अगला देखिए, तो आपका नियोजन में लगता है, या जो कायरता का दोषी है, तो आगे बताया जाएगा कि पुलिस कायरता न बरते, बहादुरी का काम करे, यानी कि डकैत आए तो पुलिस वाले हथियार हथियार छोड़कर क्या हो गए, फरार। तो कायरता बरतेंगे कि आपका 56 इंची सीना लेकर खड़ा रहेंगे। तो देख ही रहे हैं, आजकल का नियम है कि जो पुलिस पर गोली चलाएगा उसे कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, चाहे यूपी हो, एमपी हो, कहीं भी हो, बीच में ही क्या किया जाएगा, इनकाउंटर। यानी कि पुलिस अपना खुद बदला ले रही है, कोर्ट पर डेट का इंतजार नहीं कर रही हैं। देख सकते हैं आप, यूपी से लेकर हर एक जगह पुलिस को अगर कोई मार दिया तो पुलिस क्या कर रही है, बदला लेने के लिए फर्जी घेर कर मार दे रही है, और कर दे रहे हैं कि हम इनकाउंटर में मारा गया, कौन जांच करता है। आगे देखिए, आपका कायरता का दोषी है तब भी ये दंड मिलेगा। या जो अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है, बस एक मिनट हो, शारीरिक हिंसा करता है, यानी कि थाने में ले गया और जाकर धान जैसे क्या कर दिया एक आदमी की कुटाई, तो कौन सी धारा अप्लाई होगी,
तो कल हम बताएंगे कुटाई पर आपका, क्योंकि केस बताना पड़ेगा आपका DK बसु का। तो भाई अगला क्लास आज बंद रहेगा भाई, जो आपका चलता है ये 10 बजे से आपका बंद रहेगा, सोमवार से चलेगा वो क्लास। तो अजय सर 9:30 बजे पढ़ाएं।